हेलो दोस्तों, वेलकम टू केवल फार्मा ऐप। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड की यूनिट नंबर थर्ड के बारे में। अब ये जो हमारी थर्ड यूनिट है, इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर आते हैं। पहला आता है एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट, सेकंड आता है यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट एंड थर्ड आता है हमारा एंटी वायरल एजेंट। और अच्छी बात पता है क्या है कि ये तीनों के तीनों चैप्टर इस एक ही वीडियो में हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं, यानी कि आज रहने वाली है आपकी वन शॉट वीडियो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे ही आपको ये यूनिट थर्ड कंप्लीट होगी, आपकी मेडिकेम का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीटली कवर। यानी कि आपके जो यूनिट नंबर फोर्थ है और जो आपके यूनिट फिफ्थ है, वो ऑलरेडी हमने एक दिन पहले केवल फार्मा ऐप के अंदर अपलोड कर दिए कंप्लीटली कवर। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये आपका ऐप है, अब ऐप में आप जहां वी फार्मा में जाओगे तो इसके अंदर जाके आपको देखो डिफरेंट सेमेस्टर दिखेंगे। आपको 6 सेमेस्टर में जाना है। अब यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट दिख रहे होंगे। देखो ऑलमोस्ट वैसे सारे सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मैं आपको मेडिकम का दिखाऊं, देखो ओपन हो गया। अब यहाँ पे यूनिट 1 ये है, यूनिट सेकंड है, उसके बाद देखो थर्ड की पीडीएफ है, वीडियो में अभी आपकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको ये मिल जाएगी रिकॉर्ड होने के बाद में। देन आपका ये यूनिट नंबर फोर्थ हो गई और ये आपकी फिफ्थ हो गई। अब अगर फोर्थ एंड फिफ्थ में एक आध ओपन करके देखो, मान लो ये बाकी यूनिट नंबर फिफ्थ है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये आपकी पीडीएफ है। और जैसे मैंने बताया था डायरेक्ट डिजाइन वाला हो गया, फिर देखो जैसे हम पढ़ाते हैं एग्जैक्टली उसी पैटर्न में सारा कुछ अच्छे से आपको यहाँ पे कवर किया गया है। और ये आपके यूनिट नंबर फोर्थ है। अगर इसको भी देखा जाए, देखो ये भी 42 पेज में आपके यूनिट फोर्थ कंप्लीट है, कवर है, तो आप इनको जाके चेकआउट कर सकते हो। और इन दोनों की वीडियोस भी, यहाँ पे वीडियो लेक्चर भी कवर है, मैं चला नहीं रहा है, देख सकते हो 1 घंटे 33 मिनट ये अभी है, तो ये भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके पूरा का पूरा चेकआउट कर सकते हो। तो अभी बस मैं यही बोलूंगा कि देखो आपका एग्जाम का टाइम बहुत पास आ चुका है, तो अब बस डिले मत करो, आप लोग जाओ क्रैश कोर्स में एनरोल करो और अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत ही बेस्ट तरीके से एग्जाम कंटेंट आपको मिलने वाला है। एग्जाम में बहुत आराम से पास होगी, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। अब चलो अपनी वीडियो पे वापस आए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यह है आपका यूनिट नंबर थर्ड। अब देखो ये ना हम क्रैश कोर्स के अंदर ही कवर करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे और इनके अकॉर्डिंग पूरा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। तो आपका फायदा क्या होगा कि एक तो हम हर एक टॉपिक कवर करेंगे। इवन इस बार हमने क्या किया है कि जो ऐसे टॉपिक आपको दिख रहे होंगे, ये वाले छोटे छोटे ड्रग है, इन सब को भी मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर किया है। तो आपका सिलेबस हो जाएगा पूरा कवर। इसके अलावा आपका कंसेप्ट भी हम पूरा क्लियर करेंगे, तो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। और इसके अलावा तीसरा काम क्या होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन भी कवर करेंगे, तो इनके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में, तो आपके एग्जाम की तैयारी भी हो जाती है। मतलब एक ही वीडियो से आपके सारे के सारे काम हो जाते हो और आप परफेक्ट तैयार हो जाते हो सिलेबस, कंसेप्ट और एग्जाम की तैयारी के लिए। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना है, क्रैश कोर्स में एनरोल करना है और पीडीएफ वगैरह वहां मिल जाती है, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इस यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखो यहाँ पे सिंपल हमारे सामने 3 चैप्टर हैं और तीनों में से एक एक क्वेश्चन तो हमारा आ ही जाता है। तो अगर सबसे पहले बात करें, हमारा पहला आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट, यानी कि इनके बारे में बात करेंगे। अब इसमें ना 2 हमारे मेन ड्रग है जो स्टार ड्रग है, जिनके बारे में सिंथेसिस, सार, मैकेनिज्म सब कुछ पढ़ना होगा। सार को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सार हम उसी का पढ़ेंगे जिसके बारे में हमें यहाँ पे स्पेशली पूछा गया है। जैसे यहाँ पे आया है सार ऑफ क्यूनोलॉन्स, तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट के बारे में, तो एक तो 2 ड्रग आते हैं, एक हमारा आइसोनियाजाइड और एक हमारा आता है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, यानी कि पा। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है राइटोनोटन क्विनोलोन। अब देखो जो क्विनोलोन्स है ना, वो हमारे मेन ड्रग हैं जो इस वाले इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई के इन्फेक्शन में हेल्प करते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्विनोलोन्स के बारे में बात करेंगे। देन इसका सार भी हम अच्छे देखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब इसके अलावा इसमें 2 ड्रग आते हैं, एक हमारा आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आपने सुना भी होगा। देन यहाँ पे नाइट्रोफ्यूरेंटोन, इन दोनों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। देन यहाँ पे थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है एंटी वायरल एजेंट के बारे में, तो डिफाइन क्लासिफाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एसाइक्लोवीर जो हमारा एक मेन ड्रग है, इसके बारे में बात करेंगे। ये वीर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में मोस्टली बार आता है। तो ये हो गए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हर एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन डिस्कस एंड क्लासिफाई एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के बारे में। देन इसके अंदर हमारे 2 ड्रग आएंगे, पहला आएगा आइसोनियाजाइड एंड दूसरा आएगा पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। तो ये पूरा पार्ट हम यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट हमारे होते क्या है। तो अगर हम इसके नाम से समझे, तो नाम में हमारा क्या आ रहा है, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। तो एंटी का मतलब तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अपोज करना होता है, और एजेंट का मतलब भी जानते हैं कि यहाँ पे ड्रग्स होता है। यानी कि ये तो क्लियर हो रहा है कि ये जो हमारे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है ना, ये किसी तरह की हमारी दवाई है जो किसी को ठीक कर रही है। ये तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन किसको कर रही है, तो उसका रहस्य छुपा है हमारे ट्यूबरकुलर वर्ड के अंदर। तो ये जो हमारा ट्यूबरकुलर वर्ड है ना, ये आया है हमारे एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। और ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है ना, ये करता क्या है, तो जैसे ये हमारी बॉडी में, यानी कि मान लो किसी भी बंदे की बॉडी में जाएगा, ये बॉडी में जाके कॉज करता है टीबी। अब टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये चलो आप लोग कमेंट करके बताओ, अगर अभी आपको पता है तो बताओ, बाकी मैं आगे बता दूंगा। तो टीबी क्या है, एक बीमारी है, और ये बीमारी कौन कॉज करता है, हमारे ये बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पे क्या कि ट्यूबरक्यूलर जो वर्ड है वो हमारे टीबी के लिए यहाँ पे सिंपल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है
कि ये जो हमारे ड्रग्स हैं एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, ये क्या करेंगे, ये हमारी वो दवाई है जो इसी टीबी को ट्रीट करने में हमारी हेल्प करती हैं। यानी कि क्लियर क्या हो रहा है कि ये जो पूरे के पूरे एजेंट है ये हमारे वो ड्रग्स रहेंगे जो इस टीबी को जहाँ पे मतलब ठीक करेंगे। पर कैसे करेंगे, तो भाई हम बात करते हैं सोर्स के बारे में, यानी कि कैसे स्टार्टिंग में हो रहा था। तो यहाँ पे ये जो टीबी है ये हमारी बॉडी में कब हुई, जब हमारी बॉडी में एंट्री करता है बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर हमको ठीक करनी है टीबी तो हमारा काम क्या रहेगा, हमें इस बैक्टीरिया को यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। और यही काम करते हैं हमारे ड्रग एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। यानी कि सिंपल क्या बोल सकते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट हमारे वो ड्रग्स या वो एजेंट होते हैं जो हमारे इस बैक्टीरिया को खत्म करके या इसको इनहिबिट करके हमारी टीबी नाम की बीमारी में हमारी हेल्प करते हैं। बट अब एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर कोई बात नहीं, टीबी अगर बॉडी में ये बैक्टीरिया बॉडी में जा रहा है तो क्या हो गया, हम भी जी रहे हैं, उसको भी जीने दो, सबको जीने का हक है। तो ये पता है क्या, बॉडी में जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में जाएंगे और हमको नुकसान पहुंचाते हैं। अब क्या क्या पहुंचाएंगे, सबसे पहले तो परसिस्टेंस कब हो जाता है, यानी कि जैसे खांसी आती है तो स्टार्टिंग में तो लोग इसको नॉर्मल खांसी लेते हैं, खांस रहे हफ्ता हो गया 2 हफ्ता हो गया। लेकिन ये जो हमारी खांसी होती है जो इस टीबी की वजह से होती है ना, ये हमको 2 हफ्ते 3 हफ्ते या उससे भी ज्यादा टाइम के लिए, इवन महीने तक के लिए खांसी हो जाती है। तो ये क्या कर रहे हैं, लंबे टाइम तक हमको खांसी कर रहे हैं। और उस वजह से क्या हो जाता है, ब्लड इंस्प्यूटम, यानी कि कई बार जो बलगम वगैरह बाहर आता है ना उसमें खून भी आने लगता है। इसके अलावा ये फीवर, यानी कि हमको बुखार भी लाते हैं और मोस्टली हमारे इवनिंग टाइम पे बुखार आता है। इसके अलावा क्या करते हैं, नाइट स्वेट, यानी कि रात में पसीना भी आता है। इसके बाद ये हमारी बॉडी को यानी कि वेट लॉस, यानी कि बॉडी का वजन बहुत कम होने लगता है। इसके अलावा बॉडी में कमजोरी होने लगती है और थकावट रहने लगती है। तो ये सब दिक्कत हमारा जो है ये वाला बैक्टीरिया बॉडी में करता है। और ये एक तरह से बोला जाए तो जो टीबी है ना उसके सिम्टम्स है कि अगर किसी को टीबी हो जाता है तो ये सिम्टम्स उसको देखने को मिलते हैं। अब इसका जो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि ये हमारे लंग्स में जाकर नुकसान पहुंचाता है। और लंग्स में क्या करेगा, जो हमारे एल्वलाइज होते हैं, जैसे जिसके द्वारा हमारी गैस, एल्वलाई हमारा वो मेन पार्ट है जो क्या करेगा, जैसे ये एल्वलाई हमारे अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं और ये क्या करता है हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और CO2 को वापस लेके बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये मेन हमारे फंक्शनल यूनिट है जो हमारे लंग्स के अंदर जाके स्पेशल वाला काम कर रही है। तो इनको भी डैमेज कर देता है भाई साहब, ये भी डैमेज कर दोगे तो हम ऑक्सीजन कहां से लेंगे। यानी कि ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है ना बहुत घातक है और हमारी बॉडी में आके हमारे लंग्स वगैरह को पूरा डैमेज करने लगता है, हमको खांसी करता है, बुखार आता है, यानी कि बहुत सारी दिक्कतें कॉज करने लगता है। और ये यहां भी नहीं रुकता, अगर देखो ये हमारे जब लंग्स में दिक्कत करता है ना तो इसको हम यहाँ पे पल्मोनरी टीबी बोल देते हैं कि हमारे लंग्स में हो रही है। लेकिन जब ये हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है ना उसके बाद ये रुकता नहीं, अब ये हमारी बॉडी के बाकी के ऑर्गन में भी स्प्रेड होने लगता है, बॉडी के बाकी जगह भी जाने लगता है। और इसीलिए ये घातक है और इसीलिए हम इसको चैन से नहीं जीने देंगे। यानी कि जो अभी हम बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं रहने, तो इसको हम चैन से नहीं रहने देंगे क्योंकि ये हो जाता है हमारे लिए डेंजर। अब देखो अभी आपको लग रहा होगा सर क्या हो गया, कहीं तो देखने को नहीं मिलता टीबी भी क्या है, लेकिन एक्चुअल में जब हमारे एंटीबायोटिक की खोज नहीं हुई थी ना तब ये मानो कि टीबी हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजर था। इवन अगर किसी को टीबी हो जाती थी ना तो ये मानो लोगों का ये होता कि गया भाई, ये तो गया ये नहीं बच रहा, क्योंकि उस टाइम एक्चुअल में कोई इलाज ही नहीं था बहुत ज्यादा। तो इसके लिए मैं तो ये बोलूंगा आप लोग कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलो सलमान भाई को, यानी कि जो हमारे पहले सैलमॉन बैक्समैन साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने पहली एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, मतलब एंटीबायोटिक पहली नहीं है स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी, जो पहली हमारी एंटीबायोटिक बनी जो टीबी में ठीक कर रही थी। यानी कि टीबी नाम के इस बैक्टीरिया को मारने के लिए जो हमारी पहली एंटीबायोटिक बनी थी वो बनी थी स्ट्रेप्टोमाइसिन, और इसकी खोज की थी हमारी सैलमॉन बैक्समैन जी ने। तो आई होप अब आपको जो है टीबी का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा कि टीबी हमारी होती क्या है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो हमारी बॉडी में खांसी कॉज करती है, हमारे लंग्स को डैमेज करेगी, खून आना, फीवर, ये सब दिक्कत करेगी। और ये होती है हमको एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। और इसकी खोज यानी कि इसको ट्रीट करने के लिए पहले बहुत ज्यादा डेंजर थी, इसको ट्रीट करने के लिए हमारे साइंटिस्ट थे सलमान भाई, उन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी और उसी से हमारे टीबी का पहला इलाज हुआ था। यानी कि पहले इफेक्टिव एंटीबायोटिक हमारी ये थी। अब चलो आपको ये बताना है कि ये स्ट्रेप्टोमाइसिन आई थी ना तो सलमान भाई ने कौन से ईयर में यानी कि कौन से सन में हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। तब तो शायद उनका जन्म भी नहीं हुआ था। और ये मेनली डैमेज किसको करती है, हमारे लंग्स को करती है, जिसको पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। और अगर लंग से बाहर स्प्रेड हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा पल्मोनरी, यानी कि लंग से बाहर टीबी हो रही है। तो अब बात करेंगे जो मैंने बताया वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि जो एंटी ट्यूबर एजेंट है वो हमारे वो ड्रग्स हैं जो टीबी को ट्रीट करने में हेल्प करेंगे। और एक्चुअल में जो यहाँ पे जो टीबी है ना इसकी फुल फॉर्म कोई अलग नहीं है, टीबी को हम यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस यानी कि ट्यूबरक्लोसिस बोल देते हैं, सिंपल बोल देते हैं, ठीक है। अब ये हमारी क्रॉनिक इन्फेक्टिव डिसीज होती है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो पहले हम टीबी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर हमें एक बार टीबी के बारे में पता चल गया तो इसको ट्रीट करने के लिए हमारे जो ड्रग्स हैं उनके बारे में भी हमें अच्छे से पता चल जाएगा। तो टीबी एक हमारी क्रॉनिक इन्फेक्टिव डिजीज है जो इस बैक्टीरिया की वजह से होता है, बता दिया। अब ये बैक्टीरिया हमारे एक एरोबिक होता है यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करेगा, और नॉन मोटाइल बैक्टीरियास होता है जो अपने आप को ये मानो हर 16 से 20 घंटे में अपने आप को डिवाइड कर लेता है। और ये मेनली हमारे लंग्स को अफेक्ट करेगा जिसको हम पल्मोनरी टीबी बोलेंगे। लेकिन ये बाकी के ऑर्गन जैसे लिम्फ नोड्स हो गया, वोन्स हो गया, किडनी हो गया, उनमें भी स्प्रेड हो जाता है और उनमें भी अफेक्ट करेगा, उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलेंगे। अब इसके कॉजेज क्या थे, तो मेन देखो
देखो सबसे बड़ा जो कॉज हमारा पता है इसका क्या है, जैसे मान लो ये एक पर्सन है और इसको टीबी हो रखा है। अब देखो स्टार्टिंग किसने की थी वो यहाँ पे नहीं जा रहा है, लेकिन मान लो ये पर्सन है, इसको बैक्टीरिया लग चुका है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब अगर इसको खांसी, क्योंकि इसका मेन काम क्या था खांसी वगैरह, तो अगर ये खांसता है तो खांसते टाइम थोड़ा सा ये एक तरह से बोल सकते हैं कभी म्यूकस, कभी मॉइस्चर, कभी एयर ड्रॉपलेट, कुछ ना कुछ हमारे यहाँ से बाहर आती हैं। इसके अलावा कई बार कोई छींकता है तो भाई जो ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं, अगर कोई साफ पर्सन है जिसको इन्फेक्शन नहीं है वो अगर इसको ले लेता है या सांस लेता है अंदर चला जाता है तो उसमें भी ये बीमारी हो जाती है। तो मोस्टली जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन जब खांसता है छींकता है तब बैक्टीरिया क्या करता है एक पर्सन से दूसरे में चला जाता है, यानी कि ये मोस्टली स्प्रेड होता है हमारे एयर के थ्रू। तो ये हो गया कि किस वजह से एक पर्सन से दूसरे, किस वजह किसी भी साफ पर्सन को इन्फेक्शन होता है, यानी कि स्प्रेड ही होता है, ये सिंपल। ठीक है, अब सिम्टम्स के बारे में बात करें, मैंने बता दिया कि खांसी रहेगी पर्सन कब आपको लगभग 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा, उसके बाद ब्लड आएगा स्प्यूटम में, फीवर रहेगा स्पेशली इवनिंग टाइम पे, देन नाइट पर रात में पसीना आना, बॉडी का वजन कम हो जाना या आपको कमजोरी या थकावट रहना, ये आपके मेन सिम्टम होते हैं। अब हम मेन बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, यानी कि अब अगर हमको एक बार यहाँ पे ये क्लियर हो जाए कि भाई ये टीबी जो है ना ये आखिर हमें हो क्यों रही है, तो जब हम इसका इलाज पढ़ेंगे, यानी कि जब हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि ये टीबी आखिर हमको हो क्यों रहा था। तो देखो यहाँ पे हमारे सेवरल स्टेप हैं और इसमें मैंने क्या किया कि थोड़ा डिटेल में आपको बताया है। अब डिटेल में बताने का रीजन ये था क्योंकि टीबी एक एक्चुअल में ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, रियल बीमारी है, तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से मैंने बताया है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आपको मोस्टली जो है यहीं से, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है और इसके आगे के ड्रग है उन्हीं के बारे में मोस्टली बात करनी होती है। चलो यहाँ पे हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एंट्री ऑफ बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने बोला कि कोई भी जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो छींके खा देगा तो ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी दूसरे पर्सन चला जाता है, तो ये होता है। तो यहाँ पे क्या सबसे पहला स्टेप कि यहाँ पे जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है ना वो हमारा एक पर्सन में यहाँ पे एंट्री ले लेता है और एंट्री लेने के बाद वो पहुंच जाता है हमारे एल्वलाइज के पास में। अब एल्वलाई मैंने आपको बता दिया कि ये हमारी मेन फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे लंग्स के, जो क्या करेंगे ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में छोड़ते हैं और CO2 को वापस लेके हमारी बॉडी से यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह ये हमारे एल्वलाई सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल यूनिट हो जाते हैं हमारे लंग्स की। तो ये जो हमारे होते हैं ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये सबसे पहले हमारे एल्वलाइज के यहाँ पहुंच जाएंगे। देखो ये हमारे एक एल्वलाइज है और इसके ये टर्मिनल वाला पार्ट आप देख रहे होगे, इस टर्मिनल पार्ट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है हमारा पहला काम, यानी कि यहाँ एंट्री के बाद। सेकंड होता है इन्फेक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस। अब देखो जो हमारे मैक्रोफेज है ना, अब आपको बताया कि ये एक तरह से जीनोबायोटिक है, जो एंटीबायोटिक हमारे जो बैक्टीरिया यानी कि जो बॉडी में बाहर से आ रही हैं। तो भाई इसके लिए हमारी बॉडी का खुद का क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है, और इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है, जो भी बाहर से आ रहा है उसको मार के हमारी बॉडी की रक्षा करना, यही मेन काम है। तो यहाँ पे क्या करता है कि इम्यून सिस्टम जैसे ही सेंस करेगा भाई ये तो बैक्टीरिया आ गया, कोई खतरनाक है, तो हमारे इम्यून सिस्टम क्या करेगा, मैक्रोफेज को भेजेगा। मैक्रोफेज क्या है, एक तरह से हमारे सोल्जर हो गए, तो ये हमारे डिफेंस सेल हो गए, जैसे हमारे टी सेल होते हैं, साइटोकाइनिन हो गया, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, तो ये डिफरेंट सेल्स होते हैं, उन्हीं में से एक हमारे सेल होते हैं मैक्रोफेज। तो ये क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस को भेजेंगे। अब मैक्रोफेजेस क्या करेगा, एल्वलाइज वाले जो एल्वलाइज के स्पेशल होते हैं वहां भेजेंगे। अब ये क्या देखेंगे कि भाई यहाँ तो बैक्टीरिया आ गया, तो ये क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को ट्रैप यानी कि इनगल्फ कर लेंगे, यानी कि बैक्टीरिया को पूरा खा लेंगे। अब खाने के बाद बैक्टीरिया हमारा क्या करेगा, इस मैक्रोफेज के अंदर पहुंच जाता है। अब समझो यहाँ पे मेन की पॉइंट जिसकी वजह से ये टीबी हमारा खतरनाक होता है। देखो नॉर्मली क्या होता है, मैक्रोफेज ने इसको खा लिया, तो अब मैक्रोफेज क्या करेगा कि इसको डाइजेस्ट कर देता है, यानी कि पचा लेता है, और पचने के बाद ये बैक्टीरिया हमारे डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे बैक्टीरिया ना ये कमीने हैं बहुत ज्यादा, और ये क्या करता है, ये मरते ही नहीं है, और मरने की जगह ये पता क्या करेंगे, यहाँ मैक्रोफेज को अपना घर मान लेते हैं और इसके अंदर ही अपने आप को डिवाइड करना यानी कि अपने आप को ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इनकी मल्टीप्लीकेशन होना शुरू हो जाती है, और यही इनको सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाती है जो हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है टीबी वाले केस में, क्योंकि ये मैक्रोफेज जो हमारे डिफेंस सेल है उनके अंदर मरने की जगह उन्हीं को अपना घर बना के और अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा होता है यहाँ पे मैक्रोफेज के अंदर में, तो ये काम हो गया। अब इसके बाद हमारी चलती है मल्टीप्लीकेशन इनसाइड सेल, यानी कि अब क्या है कि मैक्रोफेज के अंदर बैक्टीरिया हमारे मल्टीप्लाई कर जो मैंने बता दिया और अपने आप को ग्रोथ करते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पे ये ग्रोथ करते हैं ना, तो एक लिमिट आएगी कि अब हमारे बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं, और जब ज्यादा हो जाएंगे तो अब क्या करेंगे, वो जिस घर में रह रहे थे यानी कि जिस थाली में खाया उसी में छेद करेंगे, यानी कि जो हमारा मैक्रोफेज सेल के अंदर वो रह रहे थे इस मैक्रोफेज को फाड़ कर और खुद इससे बाहर निकल आते हैं। और जब बाहर निकलेंगे तो आपको पता है अब क्या करेंगे, अब हमारे जो बाकी के सेल्स हैं उनको भी इन्फेक्ट करेंगे, और इस तरह हमारी यानी कि एल्वलाइज में और डिफरेंट एल्वलाइज में क्या करेंगे, ये स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जब तक इसके अंदर थे हमारी बॉडी को पता नहीं, बॉडी को तो लग रहा है कि भाई इन्होंने मार दिया, लेकिन जब ये एकदम बाहर निकलते तो हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ये अब तक मरे नहीं थे, कमीने छुप कर अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे थे, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, इन्होंने रैपिडली ग्रोथ कर लिया।
अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, यानी कि अब हमारी बॉडी क्या देखती है कि ये तो मर ही नहीं रहे हैं, इवन ये छुप के बैठे थे और गंदे काम करके अपने आप को इतना बड़ा भी कर लिया। तो अब हमारी बॉडी क्या करती है, यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती है। और उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी के टी सेल क्या करते हैं इनसे लड़ने के लिए। तो टी सेल करेंगे क्या, ये भी रिलीज करेंगे साइटोकाइनिन को, और रिलीज करके क्या करते हैं, ये और ज्यादा मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो इम्यून सेल है वो ट्राई करता है कि कैसे भी इन बैक्टीरिया को यहाँ पे कंट्रोल कर पाए, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पाता और एलिमिनेट नहीं कर पाता। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हमारे ये सेल हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरिया को घेरना, यानी कि चारों तरफ से कवर करना शुरू कर देते हैं। जैसे मूवीज में देखा होगा, पुलिस क्या बोलती है, सावधान, आपको हमने चारों तरफ से घेर लिया है, अब आप ना कहीं जा सकते हो ना कुछ भी नहीं कर सकते हो, सरेंडर कर दो। उसी तरह क्या करते हैं कि हमारे सेल के जितने भी इम्यूनिटी के सेल्स हैं वो इन बैक्टीरिया को देखो ऐसे अंदर अंदर पूरा कैद कर देते हैं और इस तरह पूरा यहाँ पे एक ग्रेनुलोमा फॉर्म कर देते हैं। अब इससे दो काम हो रहे हैं। पहला क्या हो रहा है कि अब जो हमारा बैक्टीरिया है वो ट्रैप हो गया, और तो ना तो वो ग्रोथ कर पा, यानी कि ज्यादा प्रोटीन, एक तरह से क्या हो गया, पूरा ट्रैप हो जाता है। और अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कैसियस नेक्रोसिस। इसका मतलब क्या होता है, देखो अब क्या है कि जो ये पूरा ग्रेनुलोमा बन गया, इसके अंदर ये बैक्टीरिया पूरे ट्रैप दिख रहे होंगे, ये क्या करते हैं, इम्यून रिएक्शन की वजह से ये क्या है, मरना शुरू हो जाते हैं। और जब ये मरेंगे तो जैसे धीरे धीरे, जैसे आपने देखा होगा कोई चीज सड़ जाती है तो चीज जैसा हो जाता है ना, चिपचिपा चिपचिपा, वैसे करके ये पूरा हमारा देखो इस तरह का ये पूरा सेसेस हमारा फॉर्म होना शुरू हो जाता है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये जो फॉर्म होता है इसको चीज लाइक डेड टिश्यू बोलते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जो डेड मटेरियल है ये एक्यूमुलेट होगा, और जब ये एक्यूमुलेट होता है तो हमारे लंग्स को इस तरह से डैमेज करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये सारी प्रोसेस चलते हमारी लंग्स के अंदर एल्वलाइज के पास ही रही है। तो धीरे धीरे जब ये ऐसा पूरा चिपचिपा पदार्थ बन जाता है पूरा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पूरा हमारा डैमेज करना यहाँ पे शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्रोसिस वगैरह होगी और ये पूरा डैमेज करना शुरू कर देगा। और जो हमारा ये डैमेज है, यानी कि ये जो पूरा डैमेज दिख रहा होगा, ये एक्चुअल में हुआ किसकी वजह से, हमारे बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया को मारने के चक्कर में हमारा जो इम्यून सेल है ना, उसी इम्यून सेल ने ही ये काम किया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ ट्रैप कर दिया। तो ट्रैप करके यहाँ के जो सेल्स हैं बैक्टीरिया, ये सब यहाँ पे एक तरह से पूरा मरने लगते हैं, और मर मर के यहाँ पे इस तरह का पूरा सीसी या क्या नाम है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब अगर देखा जाए तो ये जो कंडीशन है ना, यहाँ पे हमारा ये केस खत्म हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो नुकसान ये पहुंचा है ना, कि जो एक्चुअल नुकसान है वो हमारा इसी वजह से होता है, और इसी वजह से हमको खांसी आती है, कब, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे दो कंडीशन आती है, एक हमारा होता है लेटेंट टीबी, एक हमारा होता है एक्टिव टीबी। इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर हमारे इम्यून सिस्टम, जैसे आपने देखा होगा हर किसी का अलग अलग होता है, तो अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो जो बैक्टीरिया है ना वो हमारा डॉर्मेंट, यानी कि इनएक्टिव कंडीशन में रहेगा इसी के अंदर, यानी कि यहाँ बैक्टीरिया जैसे इनएक्टिव है ना, इसी कंडीशन में हमारे इसके अंदर, यानी कि जो हमारे ये पूरा ग्रेनुलोमा है इसके अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। और जब इसके अंदर रहेगा तो हमें कोई भी मतलब सिम्टम यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, कि वो है हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है लेकिन शांत है, यानी कि कोई भी काम नहीं कर रहा, छुपा हुआ बैक्टीरिया है, इसीलिए लेटेंट वर्ड, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। अब यहाँ सेकंड हमारा आता है एक्टिव टीबी। अब देखो एक्टिव टीबी क्या है कि अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर है, यानी कि जो हमारी ये इम्यूनिटी खुद की बॉडी की कमजोर है, तो जो ग्रेनुलोमा है ना, ये जो पूरा बना हुआ है, ये धीरे धीरे हमारा ब्रेक, यानी कि टूट जाएगा। और टूटेगा तो जो बैक्टीरिया हमारे जिंदा अगेन, यानी कि यहाँ से बाहर निकल आएंगे और अगेन वो एक्टिव हो जाएंगे और अपने आप को स्प्रेड करना शुरू कर देंगे, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। और तब हमको सिम्टम क्या मिलते हैं, जैसे हमारा कफ हो गया, फीवर हो गया, वेट लॉस हो गया, तो ये हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं। और इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, जो हम लोग को यानी कि किसी पर्सन को हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना के रखोगे तो ये दिक्कत आपको नहीं होगी और आप बच के रहोगे। जब इम्यूनिटी हमारी वीक होती है, क्योंकि आधे से ज्यादा का हमारी बॉडी ने कर दिया, लेकिन जब हमारी खुद की ही इम्यूनिटी कमजोर है, हम गंदा संदिया खाते रहते हैं, तो भाई ये हमारा दोबारा से एक्टिव हो जाता है और इसको क्या बोल देते हैं, हम एक्टिव टीबी बोल देते हैं। और एंड में क्या करता है, अब जो हमारा कैसियस मटेरियल है ये लिक्विड, और ये क्या करता है, धीरे धीरे लंग्स में इस तरह की कैविटीज, यानी कि ये जो आप खाली स्थान देख रहे होगे, ये फॉर्म करना शुरू कर देता है। और ये जो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया है ये क्या करेंगे, लंग स्ट्रक्चर को डैमेज करेंगे और ये हमारी डिजीज को और ज्यादा सीरियस बनाते हैं। और एंड में क्या है कि जब बैक्टीरिया हमारे कैविटीज में पूरा मतलब रहने लग जाते हैं, पूरा करता है, तो हमको खांसी आती है, खून वगैरह आने लगता है। और देन बाद में क्या करता है कि यही चीज जब हमारी इस कंडीशन पे पहुंच जाएगा बैक्टीरिया, देन इसके बाद क्या होता है, अब बैक्टीरिया हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी, यानी कि लंग से बाहर भी पूरा इन्फेक्शन को कॉज करना शुरू कर देगा। तो देखो ये तो आप बना के नहीं आ सकते एग्जाम में, तो मैंने क्या किया, ये वाला फंडा भी यहाँ पे लिख दिया कि कैसे कैसे सारा काम होता है, तो इससे भी आप जो अच्छे से सारी कहानी समझ सकते हो। तो आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि टीबी हमारा पूरा होता कैसे है। बाकी जैसे मैंने आपको एक लेटेंट कंडीशन बताई थी, जब क्या होगा, बैक्टीरिया हमारा अलाइव रहता है लेकिन ग्रेनुलोमा के अंदर रहता है, कोई सिम्टम नहीं होता, हमारा डेंजर नहीं है और ये सब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे मान लो किसी को HIV इन्फेक्शन हो गया, या कोई मेल न्यूट्रिशन यानी कि कमजोरी, बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम वीक हो गया, किसी को डायबिटीज़ हो गई, या किसी का इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी चल रही है, यानी कि उसकी इम्यूनिटी को डाउन किया गया, या स्मोकिंग, एल्कोहल की वजह से, या ओल्ड एज की वजह से, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि ये जो लेटेंट ग्रेनुलोमा ये हमारा ब्रेक कर
जाएगा और ब्रेक करके ये अगेन हमारा जो है एक्टिव वाली कंडीशन में चला जाएगा। और एक्टिव हो जाएगा तो मैंने जो बोला आपके कि फिर से हमारा बैक्टीरिया जो हमारा मतलब बैक्टीरिया है वो फिर से हमारा एक्टिव हो जाएगा, हमारे टिश्यू को डैमेज करेगा और कैविटी, इस तरह की कैविटी हमारी फॉर्म करेगा। देखो ये बैक्टीरिया इसके अंदर यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे और हमें कफ, फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस और हीमोपेथी ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। और इसके बाद ये हमारे बाकी ऑर्गन में भी स्प्रेड कर सकता है। यानी कि जो ये मैं आपको बता रहा था ये एक्चुअल में एक्टिव टीबी के पूरे सिम्टम थे और ये तब होती है जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी काफी डाउन होती है या इस तरह के रिस्क फैक्टर हमारी बॉडी में कॉज हो जाते हैं। तो आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि टीबी हमारी बॉडी में कैसे और क्यों होती है। अब एक बार ये क्लियर है तो अब हम बात करते हैं इसके ड्रग्स के बारे में, यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में। अब जब ये फंडा क्लियर है तो हम ड्रग्स का यूज भी आराम से समझ लेंगे कि ड्रग्स हमारे कैसे काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन है, एक ये हमारी मेन है जो कॉलोजी के अकॉर्डिंग होती है, आपके वहां भी काम आएगी, और एक आपके ये अकॉर्डिंग टू मेडिकम यानी कि जो हमारे सिलेबस में दी हुई है। एक हमारी सिंथेटिक होती है, एक हमारे एंटीबायोटिक होते हैं। तो उस बेस पे तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए नॉर्मल तो यहाँ पे हमारे दो टाइप से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारे होते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग, एक हमारे होते हैं सेकंड लाइन ड्रग। अब फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है, ये हाई एफिकेसी वाले यानी कि अच्छे काम करते हैं और लो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। और फर्स्ट लाइन नाम ही इसलिए है कि अगर किसी को टीबी हो जाती है तो हम पहले इनका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हमारे ड्रग आते हैं जैसे आइसोनियाजाइड हो गया, फिर रिफेम्पिसिन हो गया, फिर हमारा पायराजिनामाइड हो गया, फिर इथैम्ब्यूटॉल हो गया, या हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। तो ये हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह यूज होते हैं। अब हमारे यहाँ पे आते हैं सेकंड लाइन ड्रग। अब जो सेकंड लाइन है ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे फर्स्ट लाइन वाले काम नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो इनकी एफिकेसी हमारी कम होती है, दूसरा इनकी टॉक्सिसिटी भी हमारी ज्यादा होती है। अब इसमें हमारी तीन कैटेगरी की आ सकती है। एक हमारे आते हैं फ्लोरोक्विनोलोन, एक हमारे आते हैं इंजेक्टेबल जो इंजेक्शन के थ्रू देंगे, और एक हमारे आते हैं अदर ओरल रूट यानी कि ओरल रूट से देंगे लेकिन थोड़े अदर वाले हैं ये। तो यहाँ पे हमारे इसमें आता है ओफ्लॉक्सासिन हो गया, लीवोफ्लॉक्सासिन हो गया, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो गया या सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, ये तो आप अच्छे से देखोगे। देन इंजेक्टेबल में हमारे कैनामाइसिन आता है, एमिकासिन आता है, और यहाँ पे कैप्रियोमाइसिन आता है। और अदर में हमारे यहाँ पे आता है एथियोनामाइड, फिर हमारा प्रोथियोनामाइड, फिर हमारा साइक्लोसेरिन, फिर हमारा टेरिजिनोड, फिर हमारा पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड यानी कि पैस हो गया, फिर हमारा रिफाब्यूटेन, और यहाँ पे हमारा रिफापेंटेन हो गया। अब ये जो हमारे मेडिकेम के अकॉर्डिंग क्या है, दो कैटेगरी में जाते हैं। एक हमारे आते हैं सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, एक आते हैं एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक। अब देखो सिंथेटिक का मतलब क्या है कि इनको हमने केमिकली मॉडिफाई करके बनाया हुआ है, और एंटीबायोटिक का मतलब क्या है कि ये नेचुरली जो हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उससे मिलते हैं। तो यहाँ पे सिंथेटिक में हमारा आता है पहला आइसोनियाजाइड, जिसके बारे में डिटेल में बात करनी है, काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। देन हमारा इथियोनामाइड हो गया, फिर इथैम्ब्यूटॉल हो गया, फिर हमारा पायराजिनामाइड हो गया, देन हमारा पैस यानी कि पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड हो गया। अब जो एंटीबायोटिक है इसमें हमारा आता है रिफेम्पिसिन हो गया, रिफाब्यूटिन हो गया, साइक्लोसेरिन हो गया, या हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। ये पहली एंटीबायोटिक थी जो हमारी टीबी के अगेंस्ट में इफेक्टिव पाई गई थी। देन हमारा कैप्रियोमाइसिन हो गया, सल्फेट हो गया। तो ये हमारे ड्रग्स है जो सिंथेटिक और एंटीबायोटिक के बीच में क्लासिफाई किया गया। अब हमको जो है एक एक करके हर एक के बारे में बात करनी है। तो पहले हम बात करते हैं सिंथेटिक के बारे में। तो सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में बात की जाए तो ये हमारे सिंथेटिक वाले ड्रग होते हैं। मतलब सिंपल क्या है कि इनको केमिकली प्रिपेयर किया जाता है हमारे ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। अब ये डायरेक्टली हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलते हैं, पर इनको लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है। ये मेनली हमारे जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसके ऊपर एक्ट करेंगे और उसकी ग्रोथ को या तो मार देंगे, यानी कि ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, या उस बैक्टीरिया को मार देते हैं। एग्जांपल हमारा आइसोनियाजाइड हो गया, इथाम्ब्यूटॉल हो गया, पायराजिनामाइड हो गया, एथियोनामाइड हो गया, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड यानी कि पैस हो गया। अब यहाँ बात करते हैं हम एक एक करके हर एक ड्रग के बारे में। सबसे इंपोर्टेंट हम बात करेंगे पहले दो, यानी कि आइसोनियाजाइड एंड पैस के बारे में। तो पहला हमारा आता है आइसोनियाजाइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में INH भी बोल देते हैं। अब ये हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है, और ये फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, यानी कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और पहला हमारा ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, यानी कि अगर कभी कुछ होता है तो पहले हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है, आइसोनिकोटोनिक एसिड होता है। अब ये क्या करता है, ये ना अपने अंदर पायरिडीन की रिंग कंटेन करता है, ये आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हाइड्रोजाइड का ग्रुप होता है, यानी कि पूरा CONH ये पूरा हमारा ग्रुप हो गया। और ये क्या होता है, हाईली एक्टिव होता है हमारा अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब देखो इसको हमने कुछ सिंथेसाइज किया है तो बहुत ही हाईली इफेक्टिव है, यानी कि इसी को मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है हमारे ग्रोइंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजाइड। अब देखो एक बार अगर ये आपको समझ आ गया तो लगभग हर एक ड्रग हमारा कुछ इसी तरह से काम करता है। पहले समझते हैं कि ये कैसे काम करता है ड्रग। तो इसके लिए सबसे इंपोर्टेंट पता है क्या, कि ये जो हमारा ड्रग है ना, ये क्या करेगा कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है ना उसको डैमेज करेगा। अब यहाँ पे क्लियर पहले कहानी समझो। जैसे मान लो कि ये हमारा बैक्टीरिया है, थोड़ा डिटेल में समझो। अब ये जो बैक्टीरिया पूरा दिख रहा होगा, इसकी अगर मैं सेल वॉल यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा उठा के देखूं तो ये आपको इस तरह दिख जाएगा। तो जो सबसे ऊपर का ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा होगा ना,
ये बना होता है हमारा माइकोलिक एसिड की लेयर से। और जो माइकोलिक एसिड है ये थोड़ा बैक्सी लेकिन लिपिड रिच वाला कंपाउंड होता है। किसके बना होता है? माइकोलिक एसिड से पूरा बना होता है। और ये माइकोलिक एसिड इसके नीचे जहां दिख रहा होगा ये हमारा बना होता है एरिबोनोगैलेक्टन से। और ये दोनों ही हमारे सेल वॉल का पार्ट होते हैं, यानी कि सेल वॉल जो बाहर की पूरी सेल वॉल है इसका पार्ट होती है। इसके बाद ये इसके नीचे हमारी पेप्टिडोग्लाइकॉन की लेयर है और सबसे नीचे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि ये जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना, इनके पास क्या होती है कि एक तो सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है और दूसरी सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। और हमारे जो ह्यूमन सेल है उनमें क्या होती है? उनमें सेल वॉल होती नहीं है, तो उनमें क्या केवल प्लाज्मा में, आपने देखा हो ना, हमारी केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक ऊपर की होती है। यही रीजन है कि जो हम इनके लिए बैक्टीरिया, जो हम इनके लिए ड्रग्स तैयार करते हैं ना, वो ड्रग हम तैयार करते हैं इनकी सेल वॉल के लिए। और जब सेल वॉल के लिए तैयार करेंगे तो हमारी बॉडी के जो ह्यूमन सेल है उनमें नुकसान ही नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो सेल वॉल है ही नहीं, हमारे पास तो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसी तरह से हम इनके सेल वॉल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब समझो कि सारी कहानी चलती कैसे है। ये क्लियर हो गया, बैक्टीरिया का ये फंडा क्लियर हो गया। अब सबसे पहले जो आइसोनेजाइड हम देते हैं ना, वो एक प्रो ड्रग होता है। प्रो ड्रग का मतलब क्या है कि ये एक्टिव है ही नहीं, यानी कि हमारी बॉडी में आएगा, बॉडी में कोई नुकसान नहीं देगा क्योंकि इनएक्टिव है। अब ये एक्टिव कब होता है? तो जैसे ये हमारा बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचता है, यानी कि देखो एंट्री करेगा तो बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंचेगा, तो बैक्टीरिया का ही एक हमारा एंजाइम होता है। जैसे ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस थे ना, ये हमारी बॉडी का इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत ज्यादा गंदे थे। उसी तरह हम क्या करते हैं, हम इनकी बॉडी का इस्तेमाल करेंगे। डेविल आपके पीछे, आप डेविल के पीछे, टू मच फन। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसके अंदर जाएगा और अंदर जाके क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया का एक एंजाइम होता है कैटालेज पेरोक्सीडेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैट जी बोलेंगे, ये जब हमारी मतलब बैक्टीरिया के सेल में प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, हमारे आइसोनेजाइड को एक्टिव कर देगा। यानी कि पहले दिया हमने इनएक्टिव प्रोड्रग में, ये इसको एक्टिवेट करके आईएनएच फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। और जब एक बार ये हमारा फ्री रेडिकल बन जाता है, एक बार यहाँ समझते हैं, तो ये कंबाइंड हो जाता है, हमारे कुछ को फैक्टर होते हैं एंजाइम जो हमारे बैक्टीरिया उसी के, यानी कि एनएडी और एनएडीपी हो गया। अब ये जब कंबाइन हो जाएंगे तब यहाँ पे हमारे जो एक्टिव कॉम्प्लेक्स है उसका यहाँ पे जन्म होता है। अब ये जो एक्टिव कॉम्प्लेक्स बन गया ना, ये जो आइसोनेजाइड का बना है, ये जाके एक्चुअल में काम करेगा। एक बार यहाँ समझो, क्योंकि आप बना के तो ये वाला नहीं आओगे, आप बना के ये वाला आओगे एग्जाम में, और मैं यही बोलूंगा कि बना के आ जाओगे काफी बेस्ट है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा ड्रग है, ये बॉडी में जाएगा, बॉडी से बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर चला गया, अंदर जाके एक एंजाइम है हमारा बैक्टीरिया का एंजाइम है कैटालेज पेरोक्सीडेज, कैटजी हो गया, ये क्या करेगा, आइसोनेजाइड को एक्टिव कर देगा, फ्री रेडिकल बना देगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ को फैक्टर होते हैं, जैसे हमारा एनएडी हो गया, एनएडीपी हो गया, उसके साथ मिलकर ये एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी कि अब ये जो अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। तो अब ये हमारा जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना, इसके बाद समझो कि मेन कहानी हमारी होती क्या है। तो जैसे ही हमारे जहाँ पे आइसोनेजाइड इसके साथ मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, हमारा एक एंजाइम होता है आईएनएचए एंजाइम, इसको जाके इनहिबिट करेगा। अब काम समझो कि ये आईएनएचए हमारा करता क्या है। तो जैसे यहाँ पे हमें क्या पता है कि जो माइकोलिक एसिड है ना, वो हमारी मेन सेल वॉल होती है जो इसी से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे माइकोलिक एसिड बनता कैसे है, तो यहाँ पे एक हमारा होता है एसाइल कोएंजाइम ए, ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है हमारा इनॉल एसीपी में, और ये बनता है हमारा फेज 2 पाथवे के थ्रू, यानी कि सिंपल समझो। अब जब ये हमारा एक बार इनॉल एसीपी बन जाता है, देन ये आगे जाके बनता है माइकोलिक एसिड में, यानी कि जो हमारा इनॉल एसीपी है ये बनता है माइकोलिक एसिड में। और ये बनता किसकी वजह से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बनता है हमारा एंजाइम इनॉल एसीपी रिडक्टेज, यानी कि इस इनॉल एसीपी को ये रिडक्ट करेगा, तब जाके हमारा बनता है माइकोलिक एसिड। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि ये आईएनएचए का मतलब क्या है, तो भाई ये जो हमारा इनॉल एसीपी रिडक्टेज एंजाइम है, इसी को हम यहाँ पे आईएनएचए एंजाइम बोल देते हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि हमारी ये आईएनएचए एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, और जैसे ये एंजाइम हमारा इनहिबिट हो जाएगा, जो हमारा इनॉल बन रहा था माइकोलिक में, ये बनना बंद हो जाएगा। और जब ये बनना बंद हो जाएगा तो हमारा माइकोलिक एसिड यहाँ पे नहीं बनेगा, और जब माइकोलिक एसिड ही नहीं बनेगा, मतलब आपको पता है कि अब हमारा यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक बार हमारा जो बैक्टीरिया है इसकी माइकोलिक एसिड की, यानी कि पूरी ये लेयर नहीं बनेगी सेल वॉल की, और जब लेयर नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो आपको दिख रहा होगा, ये अंदर का मेटल हमारा बाहर लीक होने लगता है, और लीक होने लगता है तो ये पूरा जो सेल, पूरा हमारा बैक्टीरिया का सेल है, ये यहाँ पे डैमेज होने लगता है, और ये पूरा बस्ट हो, यानी कि ऐसे पूरा खत्म हो जाता है। तो इस तरह ये पूरा हमारा काम करता है। तो अब अगर एक बार मैं पूरा रिवाइज करूं, तो हमने आइसोनेजाइड दिया, यानी कि अपनी बॉडी में आइसोनेजाइड दिया, ये बैक्टीरिया के अंदर गया, और बैक्टीरिया के अंदर से जाने से पहले वो हमारा इनएक्टिव था। जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर गया, वहां पे एंजाइम, बैक्टीरिया का एंजाइम यूज करते हैं कैटालेज पेरोक्सीडेज कैटजी, और उससे हमारा ये एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद अब ये हमारे कॉम्प्लेक्स बना रहा है बैक्टीरिया के अंदर के पार्ट एनएडी और एनएडीपी के साथ में, और जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, देन ये एंजाइम हमारा आईएनएचए को एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। और ये एंजाइम क्या करता है कि जो हमारी ये इनॉल एसीपी से माइकोलिक एसिड बन रहा था, इसको यहाँ पे इनहिबिट कर देगा, यानी कि हमारी फैटी एसिड सिंथेसिस नहीं होगी। और जब ये नहीं बनेगा तो माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा, और माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा तो भाई आपको पता है कि हमारी जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल हमारी कमजोर हो जाएगी, और जब सेल वॉल हमारी कमजोर हो जाएगी तो बैक्टीरिया हमारे यहाँ पे मर जाता है, यानी कि डेथ कर जाएगा, ये पूरा हमारा डैमेज हो जाता है।
तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे आइसोनियाजाइड है ना, ये हमारे एक तरह से बैक्टीरियासाइडल की तरह काम करते हैं कि हमारे बैक्टीरिया को मार ही देते हैं। और चलो एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। मान लो ये हमारा बैक्टीरिया है और इसके अंदर ये पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब जो हमारी सेल वॉल है ये मजबूत होती है, रेगेड होती है, जो इस पूरे को यहाँ पे बैलेंस करती है पूरा। अब एक बार ये सेल वॉल कमजोर होगी, मान लो ये हमारी कमजोर हो गई, तो बैक्टीरिया के अंदर का ये सब फ्लूइड हमारा बाहर निकल जाता है, परमिएबल हो जाती है। और जब ना फ्लूइड बचा ना सेल वॉल बची, तो किस बात का बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं बचेगा, और इसलिए बैक्टीरिया हमारे यहाँ पे मर जाता है। सिंपल सा फंडा है। तो अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजाइड के बारे में कि इसको कैसे बना सकते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ पे 4 मिथाइल पायरिडीन से। ये पायरिडीन हो गया और यहाँ पे 4 नंबर पे मिथाइल है, तो 4 मिथाइल पायरिडीन हो गया। इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो यहाँ से ये H3 हट जाएगा और यहाँ पे 2 एक H हटेगा, 2 O यानी कि COOH लग जाएगा और ये हमारा सेम रहेगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोनिकोटोनिक एसिड बोलेंगे। अब इसकी हम कराते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, और जब ये रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से OH रहेगा और ये NH2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, CO और यहाँ पे NH एक और यहाँ पे NH2, ये पूरा जुड़ जाएगा। इधर हमारा सेम रहेगा और हमारा बन जाता है आइसोनियाजाइड बन जाता है। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी। अब यहाँ पे इसके यूजेस के बारे में बात करें, ये हमारे जो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी, उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको कॉम्बिनेशन थेरेपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा ये हमारे जो टीबी है उसके प्रोफाइलैक्सिस यूज में भी इस्तेमाल किया जाता है। बाकी अब तक आप कंफ्यूज तो हो गए होंगे सर ये प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या है। देखो वैसे तो आप लोग कमेंट में आपको बताना चाहिए, थोड़ी बहुत बात है, पर चलो मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि किसी बच्चे ने कमेंट की थी सर जो सिंपल सिंपल होता है वो आप बता देते हो, जो कुछ टफ लगता है वो आप हम पे दे देते हो। देखो प्रोफाइलैक्सिस का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी ये डिजीज है, मान लो टीबी है, तो इसका कंप्लीट प्रिवेंशन है, कंप्लीट ट्रीटमेंट, यानी कि पूरा जो हम एक तरह से थेरेपी चलाते हैं, ध्यान देते हैं, वो हम करते हैं इस वाले यानी कि आइसोनियाजाइड के लिए। यानी कि कंप्लीट इसको एलिमिनेट करने तक का सफर हमारा ये पूरा प्रोफाइलैक्सिस कहलाता है, यानी कि प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, सारी बातें ये कहलाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सेकंड ड्रग आता है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड यानी कि पैथ। अब ये अपना काम कैसे करता है, देखो इसके लिए क्या है कि जो हमारी यूनिट 4 5 अब मैंने पहले वो वाली करा दी है तो मुझे वही याद आता है, चलो मैं एक बार समझा दूंगा। तो ये भी हमारा एक सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है, और ये ना सेकंड लाइन ड्रग की तरह काम करता है। दोनों ही क्लासिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया है, और ये मेनली कब इस्तेमाल करेंगे, ड्रग रेजिस्टेंस के केस में। अब जैसे मान लो किसी को टीबी है और उसको हम क्या देते हैं, आइसोनियाजाइड देते हैं। अब क्या होता है कई टाइम पे कि जैसे हम उसको आइसोनियाजाइड देते जा रहे हैं यहाँ पे देते जा रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, अपने लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है कि अब ये बैक्टीरिया इतना काबिल हो गया कि अब अगर आप इसको आइसोनियाजाइड दोगे तो ये अपना काम नहीं करेगा। तो इसको हम यहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंस केस कह देंगे, और इस कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड का। अब ये काम कैसे करता है, तो ये हमारा ना पावा की तरह देखने में होता है, जैसे हमारा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड पावा होता है। अब ये काम कैसे करता है, सबसे इंपोर्टेंट ये पहले इसका स्ट्रक्चर देख लोगे कि ये पूरा हमारा दिख रहा होगा। अब पावा का मतलब क्या होता है, तो ये जो हमारा स्टार्टिंग अपना ये है, तो ये हमारा पावा का स्टार्टिंग होता है। मैं एक बार पावा का अगर आपको दिखाऊं, जो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है, ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हमारा NH2 लगा होता है और इधर हमारा COOS लगा होता है। यानी कि देखा जाए तो अगर मैं इतना आपको दिखा दूं तो ये पूरा का पूरा लगभग हमारा पावा जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, बस OH हमारा हटता है। अब ये पावा का मतलब क्या होता है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे नॉर्मली क्या होता है कि मान लो ये हमारा बैक्टीरिया, चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तो बैक्टीरिया पता है क्या करता है, बैक्टीरिया अपने लिए बनाता है DNA RNA, ये आपको पता है। और DNA RNA का अगर आपने कभी स्ट्रक्चर देखा होगा तो जैसे D4 हमारा होता है डीऑक्सी, RNA के R4 होता है राइबोन्यूक्लिक, और यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड होता है एक तरह से। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये हमारा किससे बनता है, तो ये बनता है हमारे न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड हमारा किससे बनता है, तो ये बनता है हमारे कुछ न्यूक्लियोटाइड यूनिट होते हैं, जैसे मान लो प्यूरिन हो गई, हमारी थायमिडिन हो गई, ये सब आपने पढ़ा होगा, बहुत अंदर डीप में जा रहा हूँ। अब ये जो प्यूरिन पैमिडिन है ये पता है किससे बनती है, ये नॉर्मली हमारे बनते हैं फॉलिक एसिड से। किससे बनती है, फॉलिक एसिड से बनती है। तो ये फॉलिक एसिड हमारे लिए इतना जरूरी है क्योंकि यही आगे जाके हमारा DNA वगैरह फॉर्म करता है। अब ये वाले जो ड्रग हमारे पावा होते हैं ये क्या करते हैं, ये इसी फॉलिक एसिड को बनने से रोक देते हैं। अब कैसे रोकते हैं, तो पहले ये समझो कि हमारे पूरे में ये बनता कैसे है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो पावा है हमारा, यानी कि जो पावा आपको दिख रहा होगा, ये एक तरह से रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। यानी कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो इस पावा का इस्तेमाल करके क्या करता है, अपने लिए फॉलिक एसिड बनाता है। अब सारी कहानी समझो कैसे, तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा पूरा, चलो मैं पावा समझाता हूँ यहाँ पे। तो अब नॉर्मली क्या होता है ये समझो, हमारे जैसे बैक्टीरिया है तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे पावा का यूज करके क्या करता है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फोलेट सिंथेस, या इसी को हम यहाँ पे डाईहाइड्रोपिटोरेट सिंथेस बोल देते हैं। और जब एक बार हमारे ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाता है, देन ये विद द हेल्प ऑफ फोलेट रिडक्ट, यानी कि इसको रिडक्ट करके बनाता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, और ये हमारा होता है एक एक्टिव फॉर्म। यानी कि अब जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है इसकी मदद से हमारा जो है DNA RNA बनेगा। शॉर्ट में बता दिया, बाकी वही है कि हमारा प्यूरिन बनाएगा, थायमिडिन बनाएगा, इनसे जाके हमारा DNA RNA बनता है। तो इस
इस तरह हमारा फॉर्म करता है। अब ये जो हमारा पावा ये काम क्या करेगा, जो पास है, जो हमारा पीएएस है, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ये हमारे पावा की तरह सिमिलर होता है। तो ये क्या करेगा कि ये जो एंजाइम है, जैसे पावा क्या करता है, इस फॉलेट सिंथेस के बाद जाके लगता है और तब जाके डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। अब ये क्या करेगा, जो हमारा पेस ड्रग है, ये इसकी जगह यानी कि पावा की जगह खुद जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जो हमारा फॉलेट सिंथेस है। और जब खुद जाके अटैच हो जाएगा तो भाई पावा ही तो इसको बना रहा था, लेकिन ये तो बनाएगा नहीं क्योंकि ये तो रोकने आया। तो जैसे ये अटैच होगा, ये इस फॉलेट सिंथेस को अपने साथ अटैच करके इसको डैमेज यानी कि पूरा खत्म कर देता है। और जब ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा तो अब जो हमारे यहाँ पे डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा था, ये भी यहाँ पे बनना खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बन रहा था इस एंजाइम की वजह से और इस एंजाइम को हमारा इसने ब्लॉक कर दिया। तो जब ये हमारा नहीं बनेगा, तो जब डाइहाइड्रो नहीं बनेगा तो हमारे यहाँ टेट्राहाइड्रो भी नहीं बनेगा, जो एक्टिव फॉर्म है। और जब टेट्राहाइड्रो भी नहीं बनेगा तो जो हमारा डीएनए बन रहा था वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। और इस तरह हमारा जब डीएनए आरएनए नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया हमारा ग्रोथ नहीं करेगा। और जब बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा तो हमें पता है कि अगर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो मैक्रोफेज वगैरह जब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इसको खत्म करके हमारी बॉडी से लात मार के बाहर निकाल देगा। बस ये जरूरी है कि बैक्टीरिया हमारा ग्रोथ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो हमारा पास है वो एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह काम करता है, लेकिन जो आइसोनियाजाइड है वो हमारा बैक्टीरियोसाइडल की तरह काम करेगा। तो जो हमारा आइसोनियाजाइड है उसको पहले इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट लाइन की तरह, लेकिन जब किसी में रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि जब वो हमारा आइसोनियाजाइड से मरेगा नहीं ना, तब हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं इस सेकंड यानी कि अपने पैस का। और ये पैस क्या करता है, ये हमारा पूरा इसकी यानी कि पूरा जो हमारा ये था इसमें पावा की जगह अटैच करके जो हमारा डीएनए आरएनए इसकी सिंथेसिस को रोक देगा। और जब ये फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो हमारा बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा और बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस के बारे में। देखो सबसे पहले हमें यहाँ क्या लेना होता है, सैलिसिलिक एसिड लेना होता है, जो सिंपल है। अब इसकी नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम H2SO4 भी नीचे लिख देते हैं। अब क्या होगा, हमारा NO2 जुड़ जाएगा, तो ये सेम है, नीचे हमारा NO2 जुड़ जाता है। अब बस हम इसकी रिडक्शन करा देंगे, क्योंकि हमें NO2 की जगह क्या चाहिए, हमें NO2 की जगह चाहिए यहाँ पे NH2 चाहिए, तो इसकी हम रिडक्शन करा देंगे। तो जब रिडक्शन कराएंगे तो 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये जो कंपाउंड है इसकी रिडक्शन कराएंगे, तो अब क्या होगा, ये O2 हट जाएगा और यहाँ पे H2 लग जाएगा। तो हमारा ये एज इट इज है, ये हमारा इधर क्या बन जाएगा, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, यानी कि 1 2 3 4 ये हमारी पैरा पोजीशन है। तो पैरा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, या इसे हम क्या बोल देते हैं, 4 अमीनो सैलिसिलिक एसिड भी बोल देते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा बनकर तैयार होता है। तो बहुत ही सिंपल था। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो ये मेनली हमारा सेकंड लाइन ड्रग की तरह इस्तेमाल होता है ट्यूबरक्लोसिस में, ड्रग रेजिस्टेंस वाले केस में इस्तेमाल करेंगे, और इसको हमेशा कॉम्बिनेशन थेरेपी में इस्तेमाल करेंगे। कि जैसे मान लो अगर इसको आइसोनियाजाइड के साथ करते हैं तो उधर वो बैक्टीरिया को मार रहा है और इधर जो बचे हुए बैक्टीरिया उनकी यहाँ पे सिंथेसिस भी रुक जा रही है, तो दोनों तरफ बैक्टीरिया हमारा खत्म हो जाता है। देन थर्ड हमारे यहाँ पे आता है इथियोनामाइड। तो ये भी हमारे एक सिंथेटिक एंटीट्यूबर ड्रग होता है, जो सेकंड लाइन एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब ये काम कैसे करता है, ये भी प्रोड्रग की तरह होता है और इसका काम सेम है आइसोनियाजाइड की तरह, कि ये भी हमारे माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा ये एथियोनामाइड है, ये काम क्या करेगा, ये जो हमारा एंजाइम था, यानी कि जो INHA वाला एंजाइम था हमारा, उसको जाके ये भी रोकेगा। तो इससे हमारा क्या होगा, माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा। सेम काम करता है। यूजर देखा था ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि जब ड्रग रेजिस्टेंस हो जाए तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन थेरेपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इथेम्ब्यूटॉल। अब जो इथेम्ब्यूटॉल है वो भी हमारा सिंथेटिक फर्स्ट लाइन का एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है। अब ये क्या काम करता है, ये भी वही काम करेगा माइकोलिक एसिड सेल वॉल, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। ये इनहिबिट करता है हमारे एंजाइम एराविनोलिन्स ट्रांसफरेज एंजाइम को। अब ये काम क्या करता है, तो मैंने क्या बोला था कि एक हमारा माइकोलिक एसिड है, लेकिन इसके नीचे यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा होता है एरिबिनोगैलेक्टोन, और ये भी हमारी सेल वॉल को बनने में अपना रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जो हमारा ड्रग इथेम्ब्यूटॉल है, ये एक एंजाइम हमारा होता है एरिबिनोसाइल ट्रांसफरेज, इसको इनहिबिट कर देगा। और ये एंजाइम इनहिबिट हो गया, अब क्या होगा कि जो हमारा यूडीपी एरिबिनोसाइल, ये आगे जाके हमारा एरिबिनोगैलेक्टोन बना रहा था, जो हमारा मेन है एरिबिनोगैलेक्टोन। तो जब ये एंजाइम जो बीच में हमारा हेल्पफुल था, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे, तो ये जो यूडीपी एरिबिनो होता है, ये हमारे यहाँ पे एरिबिनोगैलेक्टोन नहीं बना पाएगा। और जब ये एरिबिनोगैलेक्टोन हमारा नहीं बनेगा, इसकी सिंथेसिस नहीं होगी, तो ये भी हमारा सेल वॉल कंपोनेंट है। तो सेल वॉल हमारी कमजोर हो जाएगी और सेल वॉल भी हमारे यहाँ पे डैमेज हो जाएगी। अब ये इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो इसको भी हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये भी ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पायराजिनामाइड। अब ये भी हमारा एक सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है, जो एसिडिक एनवायरनमेंट में इस्तेमाल करेंगे मोस्टली मैक्रोफेज के अंदर में, यानी कि मैक्रोफेज के अंदर हमारे ये उसको जाके मार देगा, जो हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। अब ये काम कैसे करेगा, तो ये बेसिकली हमारा पायराजिनोइक एसिड में जाके जैसे जाएगा वहाँ में बैक्टीरिया के अंदर में पायरोजेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होकर जो मेम्ब्रेन फंक्शन है उसको इंटरप्ट कर देगा और एनर्जी प्रोडक्शन को रोक देगा हमारा किसके अंदर में, बैक्टीरिया के अंदर में। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपको दिख रहा होगा पायराजिनामाइड है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा जा रहा है अंदर, और ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है पायराजिनोइक एसिड में, यानी कि एक तरह से अपने एक्टिव फॉर्म में, और वहां जाके जो इसका मेम्ब्रेन फंक्शन है, यानी कि ये पूरा दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे रोक देगा। और जब रोक देगा तो भाई ना ग्रोथ होगी ना एनर्जी होगी, और हमारा बैक्टीरिया एंड में जाके क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ये भी ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा।
और ये हमारा जो इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, यानी कि जो हमारे सेल के अंदर है, मैक्रोफेज के अंदर था, जो मैंने आपको कंडीशन दिखाई थी, उसमें काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंटी ट्यूबरकुलर के एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे हमारा मेन तो ये सिंथेटिक वाला था, क्योंकि इसमें ये दो मेन तक थे जिसके बारे में सारा कुछ बात करना था, और बाकियों को भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इन एंटीबायोटिक्स के बारे में कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं। अब देखो जो एंटीबायोटिक है ना, वो हमारे सिंपल क्या होता है कि ये किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे बने होते हैं और उसी को यहाँ पे खत्म करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो वो ड्रग होते हैं जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, इसके अगेंस्ट में अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, और ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब इनके लिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी है इस बैक्टीरिया के लिए, तो मोस्टली हम इनको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमारा रिफेम्पिसिन हो गया, या स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, एमिकासिन हो गया, या कैप्रियोमाइसिन हो गया। अब पहले एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें रिफेम्पिसिन के बारे में, इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा आपने एंटीबायोटिक का देखा होगा, वो था, तो कोई बात नहीं, आप इतना याद कर लेना बहुत है। तो एक फर्स्ट लाइन यानी कि रिफेम्पिसिन हम पहली लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं एंटीबायोटिक में, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है हमारी टीबी थेरेपी में जब हम चलाते हैं। अब ये करेगा क्या, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को जाके इनहिबिट कर देगा। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे ये दिख रहा होगा डीएनए डिपेंडेंट का है कि डीएनए से आरएनए जो बनता है इस पूरे से इसको जाके इनहिबिट कर देगा, और जब इसको जाके इनहिबिट कर देगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, आरएनए नहीं बनेगा, तो कोई भी प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि आरएनए आपको पता है कि राइबोसोम के पास ये आरएनए जब पूरा घूमता है एमआरएनए, तब जाके हमारी प्रोटीन बनती है। तो अगर ये आरएनए ही नहीं बनेगा तो ये पूरा फंडा रुक जाएगा और हमारे यहाँ से प्रोटीन बनना बंद हो जाएगी और बैक्टीरिया हमारा मर जाता है। यूजर्स ट्यूबरकुलोसिस में फर्स्ट लाइन की तरह इस्तेमाल करेंगे, कॉम्बिनेशन थेरेपी में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ये हमारी लेप्रोसी और बाकी इन्फेक्शन में भी काफी हेल्पफुल होता है। सेकंड हमारा आता है रिफाब्यूटिन। अब ये हमारा जो रिफाम्पिसिन है इसी का एक डेरिवेटिव होता है बस, और ये सिमिलर एक्शन देता है जैसा रेजिस्टेंस केस में दिया जाता है। अब ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा, जैसे वो कर रहा था, इनकी आरएनए नहीं बनेगा तो हमारा प्रोटीन नहीं बनेगा, बैक्टीरिया हमारा मर जाएगा। एग्जांपल यूजेस क्या है ट्यूबरकुलोसिस में, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में, और जो एचआईवी पेशेंट होते हैं, क्योंकि एचआईवी पेशेंट में क्या हो रहा है, ये जो हमारा लेटेंट था वो एक्टिव में कन्वर्ट हो रहा था, उसमें हेल्पफुल रहता है। थर्ड हमारा आता है साइक्लोसेरिन। अब ये सेकंड लाइन का एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक होता है, और ये क्या करता है, ये डी एलिनिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अब ये किसके लिए जरूरी होता है, हमारे पेप्टिडोग्लाइकन फॉर्मेशन के लिए, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा ये पेप्टिडोग्लाइकन है, तो इसकी सिंथेसिस के लिए हमारा जरूरी होता है ये डी एलिनिन सिंथेसिस, इसको जाके इनहिबिट कर देगा, सेल वॉल नहीं बनेगी, बैक्टीरिया हमारा मर जाएगा। तो ड्रग रेजिस्टेंट एंटीट्यूबरकुलोसिस है और कॉम्बिनेशन थेरेपी में इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ हमारा आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये हमारा एक अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक था, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, और पहला इफेक्ट हमारा यही था। अब ये कहाँ काम करता है, ये हमारा 30S राइबोसोम पे काम करेगा, यानी कि जैसे ये मान लो राइबोसोम है तो नीचे वाली यूनिट 30S है, इस पे जाके काम करेगा। काम करके क्या करता है, मिस रीडिंग कर देगा, यानी कि ये जो आरएनए है जो यहाँ पे कोड करके पूरा प्रोटीन बना रहा था इसको मिस रीड कर देगा, और इससे क्या होगा, हमारा प्रोटीन डिफेक्टिव बनेगा और बैक्टीरिया हमारा मर जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके यूजेस क्या है, ट्यूबरकुलोसिस में, कोई सीवर इन्फेक्शन हो उसमें, और कॉम्बिनेशन थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं। लास्ट हमारे यहाँ पे आता है कैप्रियोमाइसिन सल्फेट। ये हमारे एक पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक होता है जो रेजिस्टेंट टीबी में इस्तेमाल करेंगे। अब ये क्या करेगा, ये भी हमारा राइबोसोम के साथ जाके बाइंड करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा, जो प्रोटीन बन रहा था इससे हमारा कोई भी फंक्शनल प्रोटीन नहीं बचेगा, तो बैक्टीरिया हमारा मर जाता है। तो ये यूज क्या है, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में, और ये तब हेल्पफुल होता है जब हमारे बाकी के ड्रग काम नहीं करते हैं। तो ये था हमारा पूरा एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक के बारे में। तो अब अगर देखा जाए, हमने अपना पहला चैप्टर यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में अच्छे से बात कर ली है। देखो थोड़ा डिटेल में बात किया, थोड़ा अच्छे से मैंने सारी की सारी कहानी आपको बता दी है। तो भाई आपको कैसा क्या लग रहा है एक बार कमेंट करके बता देना। बाकी चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन या बोल सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। अब देखो इसके अंदर मेनली जो हमारे ड्रग आते हैं ना वो आते हैं क्विनोलॉन्स वाले, और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन हमारा बनता है कि राइट अ नोट ऑन क्विनोलॉन्स विद इट्स सार, यानी कि सार ऑफ क्विनोलॉन भी बहुत बार आता है। देन यहाँ पे हमारे दो मेन ड्रग आते हैं, पहला आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, दूसरा आता है नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन। तो इन दोनों के बारे में अच्छे से बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यही करेंगे, इसके अलावा जो हमारे बाकी के ये ड्रग्स आपको दिख रहे होंगे इन सबको भी हम थोड़े थोड़े यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हमारे ड्रग्स है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, ये हमारे होते क्या हैं और भाई किस चीज में हमारी हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले अगर इसके नाम से समझे, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट, और यहाँ पे आ रहा है इन्फेक्टिव, यानी कि यहाँ पे एक तरह से क्या समझ आ रहा है कि इसका मतलब है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और एंटी का मतलब होता है अपोज करना, और एजेंट का मतलब होता है ड्रग। यानी कि यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि ये हमारे ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारी कंडीशन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो ये हमारी दवाई है और ये इसको ठीक कर रहे हैं, तो ये कंडीशन
कंडीशन हमारी क्या होती है, जो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है इसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है। अब फिर आता है कि भाई यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है, तो ये होता है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट। अब इसको ना चलो मैं और अच्छे दिखाता हूँ, ये होता है हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट। अब इसको ना ये सबकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और इसमें क्या होता है कि ये हमारा वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी से यूरिन को बाहर निकालता है, यानी कि यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने वाला सिस्टम ये होता है। अब यूरिन के थ्रू ही हमारी बॉडी से सारा का सारा वेस्ट भी बाहर जाता है, इसीलिए ये सिस्टम हमारे लिए बहुत जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा लोगों के जैसे कंडीशन होता है ना कि किडनी खराब हो गई, ये हो गई, तो भाई अगर उसको ठीक ना किया जाए तो बंदा डेथ तक कर जाता है। तो ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है हमारी ये वाली। तो अब इसमें क्या होता है कि हमारी दो किडनी होती हैं, फिर ये किडनी से इस तरह के दो पाइप की तरह आते हैं, इसको हम यहाँ पे दो यूरेटर्स बोल देते हैं। और ये दोनों यूरेटर हमारे एक ब्लैडर के साथ में कनेक्ट होते हैं। ये मान लो कि एक तरह से थैली या पाउच होता है जिसमें हमारी क्या होती है, यूरिन यहाँ पे स्टोर होती है। और जब यूरिन यहाँ पूरी भर जाती है देन यहाँ से ये पूरा सेंस इधर जाती है, प्रेशर डालती है और यहाँ से सेंस जाता है, ये पूरा फिल होता है। तो यहाँ से हमारा वो सीन जाता है सीएनएस के पास में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में, जो रिसेप्टर यहाँ पे करेंगे। और सीएनएस जब देखता है कि सब भाई फुल होगा तो यहाँ से ये पूरा अर्ध के अंदर क्रिएट करता है, अर्ध ऑफ यूरिनेशन, और यहाँ से जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो ये मेन काम है। और जो हमारा ब्लड होता है वो ब्लड जाता है इन दोनों किडनी में, ब्लड उसको फिल्टर करते हैं नेफ्रॉन से, और फिल्टर करने के बाद क्या करते हैं, जो अच्छा ब्लड है उसको वापस भेज देंगे, जो ड्रग है और जो वेस्ट है उसको यहाँ पे यूरिन के थ्रू यूरेटर में भेज देंगे, और यूरेटर से हमारा ब्लैडर में जाके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये कुछ बेसिक फंडा हो गया। अब यहाँ पे आता है कि अगर इसमें, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है, अगर इसमें किसी भी जगह पे कोई भी इन्फेक्शन हमारा अगर हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। यानी कि ये हमारा कौन सा इन्फेक्शन है, जो हमारा इस यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है। ट्रैक क्यों है, क्योंकि एक तरह से ट्रैक ही तो है कि यहाँ पे यूरिन बन रही है, यूरिन आ रही है, ब्लैडर में जा रही है, फिर ब्लैडर से बाहर निकल रही है। तो एक तरह से क्या ट्रैक है हमारा, जैसे रास्ता होता है, इसीलिए इसको यूरिनरी ट्रैक्ट बोल देते हैं। और इसमें कहीं इन्फेक्शन हो गया तो इसको हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यूटीआई बोल देते हैं। अब ये दो तरह का हो सकता है, एक हमारा होता है अपर यूटीआई, एक होता है लोअर यूटीआई। अब देखो लोअर में क्या है, जैसे हमारा ब्लैडर और यूरेथ्रा ये नीचे वाला पार्ट है और थोड़ा ओपन एक तरह से मान सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है इसको हम लोअर यूटीआई बोल देते हैं। लेकिन अगर वही इन्फेक्शन हमारा बढ़ बढ़ के ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि हमारे या तो यूरेटर वाले पार्ट में या मेनली हमारा आता है किडनी वाले पार्ट में, तो अगर किडनी वाले पार्ट में हमारा ये इन्फेक्शन फैल जाता है तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं अपर यूटीआई। और अगर ध्यान दिया जाए तो इनमें सबसे ज्यादा डेंजर कौन सा होता है, सबसे ज्यादा डेंजर हमारा होता है अपर यूटीआई। क्योंकि देखो अगर यहाँ तक हमारा इन्फेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ से इधर चल रहा है। लेकिन अगर ऊपर पहुंच गया, किडनी पहुंच गया, तो यहाँ तो पूरी बॉडी का, यानी कि जो हमारी ओवरऑल बॉडी है उस पूरी बॉडी का ब्लड आ रहा है, और ब्लड आ भी रहा है और ब्लड जा भी रहा है, यानी कि फिल्टर हो गए। तो अगर यहाँ पे इन्फेक्शन पहुंच गया तो वो इन्फेक्शन हमारा ब्लड के थ्रू हमारी बाकी की बॉडी में भी पहुंच सकता है। इसीलिए किडनी वाला यानी कि अपर यूटीआई वाला जो इन्फेक्शन है वो हमारा काफी डेंजर माना जाता है। अब कहाँ कहाँ इन्फेक्शन कौन कौन सा होता है, अगर ये इन्फेक्शन हमारे यूरेथर में होता है तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूरेथराइटिस बोल देंगे। अगर ब्लैडर में होता है तो इसको सिस्टाइटिस बोल देंगे। अगर यूरेटर्स वाले पार्ट में, यानी कि जो पाइप है जो इधर से यूरिन को नीचे लेके आ रहे हैं, इसमें हो जाता है इसको यूरेटराइटिस बोलेंगे। और अगर किडनी में हो जाता है तो इसको पाइलोनेफ्राइटिस बोल देंगे, यानी कि नेफ्रॉन के अंदर से। तो ये हमारे चार टाइप के तरह बोल सकते हैं, और ऐसे हम कैटेगराइज करें तो दो टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा इन्फेक्शन। अब रीजन अब आता है बंदे कि एक इन्फेक्शन हमारा आखिर हो ही क्यों रहा है। तो ये जो हमारा इन्फेक्शन है ना, ये होता है हमको बैक्टीरिया की वजह से। अब यहाँ पे बैक्टीरिया अगर देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ई कोलाई होता है, यानी कि एस्केरेसिया कोलाई, फिर हमारा क्लेब्सिया निमोनियाई होता है, फिर हमारा प्रोटियस मेब्रासिस होता है, फिर यहाँ पे स्टेफलाई कोको सेप्रोफाइटिस होता है, देन यहाँ पे इंटरकोकोफेकुलस होता है, यहाँ पे सूडोमोनास एरिगेनोसा होता है। पहले ये बताओ ये नाम इनके ऐसे रखे किसने हैं, और ये नाम याद किसने किए, और भाई किसी ने बैक्टीरिया को देखा था तो नाम कैसे रखे भाई समझ ही नहीं आता। तो ये जो हमारे नाम सिंपल भी तो रख लेते हैं कि ये मान लो ये राज बैक्टीरिया है, ये किरण बैक्टीरिया है, ये करण बैक्टीरिया, ये अर्जुन बैक्टीरिया, तो भाई आराम से याद रहते हैं कि किस बैक्टीरिया से क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं जो हमारी ये यानी कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो बैक्टीरिया है वो हमारा होता है एस्केरेसिया कोलाई, यानी कि ई कोलाई, जिसको हमने यहाँ पे राज नाम दिया था। तो राज से क्या होता है, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होता है। ये मानो कि ये मोस्ट कॉमन है, और लगभग जो यूटीआई का 80-90% जो यूटीआई होता है वो हमें इसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, अब ये करता है क्या, तो जैसे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा दिख रहा होगा, तो इसका जो सर्फेस है यानी कि यूरेथ्रा, यानी कि मेन एंट्री पॉइंट यही होता है, क्योंकि यहीं से एग्जिट पॉइंट होता है। तो मेन जो हमारी एंट्री बैक्टीरिया है वो यही यूरेथ्रा वाले पार्ट से होती है। और कैसे होती है, देखो यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा। तो जो हमारे यूरोपैथोजेंस इनको बोल देते हैं, यानी कि यूरेटर में यूरोपैथोजेंस बोल देंगे, यूरेथ्रा वाले पार्ट से जा रहे हैं। पैथोजेंस मतलब एक तरह से बैक्टीरिया हो गए। तो ये करते क्या है, ये पैथोजन हमारे जो ये वाला एरिया है यहाँ पे अटैच होना ऐसे शुरू हो जाते हैं, यानी कि अधेयर हो जाते हैं। जो हमारे यहाँ पे यूरो एपिकल की सेल्स होती हैं, या प्लाई एक तरह से बोल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इनमें अटैच हो जाते हैं, देन यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कॉलोनाइज पूरा बता देंगे। और उसके बाद अगर ये स्प्रेड ज्यादा होते रहेंगे तो यहाँ ऊपर से चले जाते हैं ऐसे, और ऐसे फैल फैल के पूरे
पूरा हमारा किडनी तक पहुंच जाते हैं। बस यही है कि यहाँ से ऊपर पहुंचना इतना आसान नहीं होता है, इसीलिए अपर वाला डेंजर है, ये हमारा कम है। और लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जो लोअर यूटीआई होता है, और ये थोड़ा कम होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। बाकी एक बात और यहाँ जानने की ये है कि देखो ये जो इन्फेक्शन है ना यूटीआई वाला, ये फीमेल्स में मोस्ट कॉमन होता है। यानी कि ये मान के चलोगे कि अगर 8-10 बंदे हैं तो इनमें से 2-3 मेल को होगा, लेकिन 7-8 जो है फीमेल्स को होगा। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि ये जो यूरेथ्रा होता है ना, ये मेल के अंदर थोड़ी सी लॉन्ग होती है, लेंथी होती है, तो इसलिए जो बैक्टीरिया उसको यहाँ आने में मतलब टाइम लगता है और कई बार वो ऐसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन जो फीमेल्स है उनमें इनकी शॉर्ट लेंथ होती है, और इसी चक्कर में क्या होता है जो बैक्टीरिया उसके आने के चांस ज्यादा होते हैं, एंट्री चांस ज्यादा होते हैं, और वो यहाँ पे क्या कर सकता है बहुत जल्दी से स्प्रेड भी हो जाता है। इसीलिए फीमेल्स को ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि भाई गंदी संदी जगह या ऐसे कहीं पे भी मतलब बचाव रखना चाहिए बस। तो आई होप अब आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि यूटीआई हमारा क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, किन में कॉमन होता है। तो अब इसके बारे में बात करें तो यही सारी बातें लिखी हुई है कि ये जो हमारे ड्रग्स है ना, ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। अब ये कैसे काम करेंगे, तो जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से यहाँ पर ये पूरा होता है, यूरिन में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, या तो उनको मारेगा या इनहिबिट कर देगा। अब ये हमारे इफेक्टिव क्या होते हैं, ये वाले ड्रग होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जैसे जब हम इनको ड्रग को देते हैं, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो ये ड्रग हमारे आएंगे ब्लड के अंदर पूरे जाके और हमारे यहाँ पे यूरिन में यहाँ पे कंसंट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, बैक्टीरिया यहीं से आएगा या यहीं पे होता है, तो जब बैक्टीरिया आएगा तो ये उसको यहाँ से लोकली पूरा मार सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारे काफी ज्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पे इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे साइट ऑफ इन्फेक्शन जो हो रहा है ना, वहां जाके ये अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, नॉरफ्लॉक्सासिन हो गया, नाइट्रोफिरेंटोइन हो गया, या हमारा नैलिडिक्सिक एसिड हो गया। अब यूटीआई के बारे में मैंने आपको वैसे बता दिया कि ये क्या होता है कि इन्फेक्शन हमारे किसी भी यूरिनरी सिस्टम के पार्ट में अगर हो जाता है उसको हम यहाँ पे यूटीआई बोल देंगे। अब मोस्टली कहाँ पे होता है, यूरेथ्रा में होता है, यानी कि या तो इसमें ये पार्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, या ब्लैडर में होगा, या यहाँ पे किडनी में हो जाएगा अगर सीवर केस में होता है, या यूरेटर से तो रास्ता हो गया पूरा। अब यहाँ बात करते हैं कॉजेस ऑफ यूटीआई के बारे में कि कॉज मतलब मेनली क्या होते हैं, तो ये हमारे बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन हमारा बैक्टीरिया कौन सा होता है, ई कॉलाई होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे हमारा क्लेवेल्सिला जो मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद हमारा प्रोटीज हो गया, या इसके अलावा हमारा स्टेबलाइकोका हो गया, एंटेरोकोकाई हो गया, और ये सूडोमोनास हो गया। ये बहुत ही कम होता है, मोस्टली हमारा ई कॉलाई यानी कि 80 से 90 हमारा इसी वजह से होता है। अब टाइप्स मैंने आपको बता दिया, एक हमारा होता है लोअर, एक होता है अपर। लोअर मतलब होता है जो अपने नीचे करें मैं यूरेथ्रा या ब्लैडर वाले पार्ट को, यानी कि इन दोनों पार्ट को, और अपर में क्या होता है कि ये मोस्टली हमारा ऊपर किडनी या इधर अफेक्ट करता है, और मोस्ट कॉमन इसमें लोअर यूटीआई होता है, ये सबसे कॉमन होता है, लेकिन डेंजर हमारा अपर यूटीआई वाला होता है, ये आपको पता है, ठीक है। इसके बाद ये मोस्टली हमारा फीमेल से कॉमन होता है, क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा होती है, यानी कि ये जो है इसकी लेंथ हमारी काफी शॉर्ट होती है। अब अगर यूटीआई जैसे ये भी कंडीशन है कि मान लो हो गया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यूटीआई को यहाँ पे मतलब ट्रीट ना किया जाए तो ये एक तो किडनी इन्फेक्शन कर सकता है, यानी कि यहाँ पहुंच जाएगा, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलेंगे। इसके बाद ये हमारी किडनी को पूरा डैमेज कर सकता है, और उसके बाद आपको पता है कि किडनी से ब्लड कनेक्ट है पूरी बॉडी का, तो ये हमारे सेप्सिस यानी कि ये पूरे ब्लड में हमारा फैल सकता है, और अगर ब्लड में फैल गया तो बाकी के ऑर्गन में भी जा सकता है। इसके बाद ये रिकरेंट इन्फेक्शन है, यानी कि अगर एक बार हो जाए तो बार बार हमारा होता रहता है, और इसका अपर यूटीआई हमारा काफी डेंजर होता है। अब सिम्टम्स क्या है कि अगर किसी को यूटीआई हो गया तो पता कैसे चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी कि जब यूरिन करने जाते हैं तो एकदम जलन होती है, ऐसा लगता है भाई जल गए, और पूरा यूरिनेशन यानी कि यूरिन बाहर निकलते हुए बहुत दिक्कत होने लगती है। इसके बाद बार बार आपको यूरिन जाना पड़ता है, यानी कि फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, यानी कि जो आपने डायलॉग सुना होगा, किडनी का बीमारी बहुत बेकार है बाबा, दिन में 10 बार पानी पियो, 20 बार वॉशरूम जाओ, तो वो दिक्कत होती है। इसके वाला पेन इन लोअर एब्डोमेन। अब देखो ये आपको बताया कि ये नीचे वाला पार्ट है, तो नीचे पेट में थोड़ा दर्द होने लगता है। उसके बाद जब यूरिन करते हैं ना, तो यूरिन में क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन आने लगती है, यानी कि थोड़ी सी स्मेल गंदी गंदी सी लगती है। इसके अलावा फीवर, यानी कि कुछ केसेस में होता है कि फीवर भी आने लगता है जब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है, वरना नॉर्मल यही है कि बर्निंग यानी कि जलन होगी, बार बार यूरिनेशन जाना पड़ेगा, और इसके बाद गंदी वाली स्मेल आएगी। तो ये मेन आपके सिम्टम हो गए, इससे आप पहचान सकते हो कि यूटीआई है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो ट्रीट करने के लिए हमारे यहाँ पे कुछ ड्रग्स आते हैं, यानी कि क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मेन क्लास हमारे यहाँ पे क्विनोलॉन्स होती है, जो हमारे सिलेबस में दिया, तो हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। पहले हमारे आते हैं क्विनोलॉन्स, इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फिर आता है नैलिडिक्सिक एसिड, फिर आता है नॉरफ्लॉक्सासिन, फिर आता है ओफ्लॉक्सासिन, फिर हमारे यहाँ पे लॉन्फ्लॉक्सासिन, स्पार्कोफ्लॉक्सासिन, गैटिफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। अब अगर आप यूनिट नंबर 5 पढ़ोगे ना, वहां पढ़ोगे ड्रग डिजाइन, फिर आप पढ़ोगे कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, तब आप समझोगे कि एक ही ड्रग हमारा होता है और इसी को बार बार चेंज कर करके हम इस तरह के ढेर सारे कंपाउंड बना पाते हैं। वो आप यहाँ जब यूनिट में पढ़ोगे ना, ऐप के अंदर अवेलेबल है, जाके स्टडी करोगे, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया हुआ है। देन मिसलिनियस कंपाउंड में हमारे यहाँ पे आता है नाइट्रोफिरेंटोइन, जो स्टार ड्रग है। इसके अलावा फ्यूराजोलिडिन हो गया या मेथिनामाइन हो गया। अब बात करते हैं हम पहले अपने क्विनोलॉन्स के बारे में, क्योंकि इसका सार वगैरह हमको सारा कुछ देखना है। तो अगर हम बात करें क्विनोलॉन्स के बारे में, तो ये हमारे सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग होते हैं, यानी कि अगर इसको बैक्टीरिया कैटेगरी से देखा जाए तो सिंथेटिक होते हैं, जो हमारे बनाए जाते हैं लैब वगैरह में और उसको मारते हैं, ठीक है।
अब ये मेनली हमारे यूटीआई में काफी हेल्पफुल होते हैं। अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब क्या है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनके खिलाफ तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी के बैक्टीरिया में भी ये काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल हमारा नैलीडिक्सिक एसिड हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, नॉर्फ्लॉक्सासिन हो गया, ओफ्लॉक्सासिन हो गया। अब देखो जब भी आप एग्जाम में लिख के आओ, कुछ भी नोट्स बनाओ, तो ये ट्राई करना कि जब भी लिखो ना एग्जाम्पल लिख दो। इससे एक तो आपके एग्जाम्पल लिखोगे याद रहेगा, बार बार देखो पढ़ रहे हो याद भी रहेगा और समझ आएगा। क्योंकि अगर कभी मान लो एग्जाम में आ जाता है कि आपको नॉर्फ्लॉक्सासिन के बारे में लिखना है, अब आपको पता ही नहीं है कि आपने क्विनोलोन से नाम याद रख लिया, लेकिन नॉर्फ्लॉक्सासिन आ गया आपको पता नहीं है, या मान लो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ गया आपको पता नहीं, आपको इसका मैकेनिज्म पता है कि क्विनोलोन कैसे काम करता है, लेकिन आपको नाम से नहीं पता, तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नाम से भी आपको पता होना चाहिए। तो इनकी खासियत क्या होती है कि इनमें क्विनोलोन के रिंग प्रेजेंट होती है, जो आपको दिख रही होगी कि कुछ इस तरह की हमारी रिंग पूरी प्रेजेंट होती है, और इसमें ढेर सारे फिर हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगे होते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे क्विनोलोन था उनके सार के बारे में, क्योंकि अगर एक बार हम सार समझ लें तो बाकी के जो हमारे ड्रग स्ट्रक्चर होते हैं ना, उनकी कहानी भी हमको इजीली क्लियर हो जाती है। तो हमारे सार की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये क्विनोलोन्स है और क्विनोलोन का ये स्ट्रक्चर है, तो अब अगर इस स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ अगर मैं चेंजेस करता हूँ, मॉडिफिकेशन करता हूँ, तो क्या होगा कि ये जो क्विनोलोन है ना, इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, कोई कम हो जाएगा कोई ज्यादा हो जाएगा। तो यही जो रिलेशनशिप है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं तो हमारी एक्टिविटी में चेंज हो रहा है, यही जो रिलेशनशिप है ना, इसी को हम यहाँ पे सार बोल देते हैं। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि रिलेशनशिप क्या होता है, वैसे तो बच्चों को कम ही पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें ये क्लियर हो गया। तो अब हम देखें तो ये हमारा पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि क्विनोलोन्स का। अब इसमें देखो एक तो हमारा ये पूरा बेंजीन रिंग दिख रही होगी और इससे हमारी अटैच होते हैं यहाँ पे पायरिडीन के रिंग। तो इस तरह ये दो हमारी रिंग प्रेजेंट होती है। अब नंबरिंग हम क्या करेंगे भाई, एन से करेंगे, क्योंकि बड़ा कंपाउंड यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 देन 5 6 7 8। तो इस तरह 8 हमारे यहाँ पूरा कंपाउंड का 8 एटम का कंपाउंड हो गया पूरा। अब यहाँ से जब करते हैं तो देखो एक मॉडिफिकेशन हमारी यहाँ हो सकती है, एक यहाँ हो सकती है, यहाँ भी यानी हर तरफ हमारी हो सकती है। तो पहले हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बाकी ये मैंने आपको बता दी कि बाईसाइक्लिक क्विनोलोन होता है, यानी कि यहाँ पे 2 साइक्लिक हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम कहां कर सकते हैं, सबसे पहले N1 पोजीशन पे, यानी कि यहां पे कर सकते हैं। सेकंड हमारा कार्बन 3, यानी कि हम इस जगह पे कर सकते हैं, यहां पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड पहले से अटैच होता है। देन कार्बन 4th पोजीशन पे, यहां पे हमारे कीटो ग्रुप अटैच होता है, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड O अटैच होता है। देन 6th पोजीशन पे, यानी कि इस जगह पे, तो यहां पे हमारे एक फ्लोरो ग्रुप अटैच होता है। देन यहां पे 7th पोजीशन पे, यहां पे हम यहां R से लगा सकते हैं, और देन हमारी 8th पोजीशन है कि यहां पे भी हम कुछ लगा सकते हैं। तो यहां पे और यहां पे, ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब देखते हैं कहां पे क्या करेंगे तो क्या चेंजेस हमारा हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं N1 पोजीशन की। तो देखो N1 पोजीशन पे क्या होता है कि ये बेसिकली हमारी एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी को अफेक्ट करता है कि कितनी ताकत के साथ ये काम करेगा। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी स्मॉल एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, यानी कि कोई भी एल्काइल ग्रुप लगाएंगे, हमारी ओवरऑल जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम बल्कि ग्रुप लगा देंगे तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बल्कि ग्रुप से ये थोड़ा अटैच करने में मुश्किल करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हमारा बाइंड करने में हमें हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक स्मॉल लेकिन कोई एल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ एल्काइल ग्रुप जो अटैच करें उसकी जगह यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा देते हैं, यानी कि साइक्लोप्रोपाइल यहाँ इस तरह का कि ये आपके साइक्लिक ये तीनों हो गया। तो अगर ये साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लगा देते हैं ना, और ज्यादा हमारी एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाती है, और ये मेनली ग्राम नेगेटिव के लिए काफी अच्छा काम करेगा। फिर अगर ये सब्स्टिट्यूशन हमारी क्या कर सकते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है उसको पेनिट्रेट करने में, मान लो ये हमारा यहाँ पे बैक्टीरिया है कोई भी मान लो, तो उसको सेल जो हमारा ड्रग है उसको पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा इसको मारने के लिए, तो उसमें हेल्प करता है कि अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे हमारा एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन में क्या होता है कि हमारा साइक्लोप्रोपाइल, यानी कि ये वाली हमारी पूरी रिंग यहाँ पे अटैच होती है N1 पोजीशन पे, और वो ओवरऑल हमारी एक्टिविटी को बढ़ा देती है, और वो हमारे ड्रग को इस काबिल बनाती है कि वो इजीली हमारा इस बैक्टीरिया के अंदर जाके इस बैक्टीरिया को मारने में हमारी हेल्प करेगा। अब हम सेकंड कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन एट कार्बन नंबर 3, यानी कि यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा अटैच होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि COOH होता है। अब इसका पता है मेन काम क्या होता है, क्विनोलोन जब आप आगे पढ़ोगे तो ये जानोगे कि एक हमारा ड्रग ऐसा होता है जो डीएनए गायरेज यानी कि इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, जिसका काम क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन करना है, यानी कि एक तरह से इनहिबिट कर देता है। तो अगर हम इस वाले ग्रुप को हटा देते हैं तो भाई एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो मेन की फैक्टर है ना जो हमारा काम कर रहा है, तो इसीलिए हम इस ग्रुप को नहीं हटा सकते। आगे इसके बारे में और जानोगे। तो अगर हम इस ग्रुप को रिमूव करते हैं या मॉडिफाई करते हैं तो हमारी एक्टिविटी यहाँ पे लॉस हो जाती है। और एक और बात क्या होती है, जो हमारा कार्बन 4 यहाँ पे जो कीटो ग्रुप लगा है ना, तो जो हमारी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो हमारी इन दोनों पे डिपेंड करती है, यानी कि यहाँ कार्बन 3 पे कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे ये कीटो ग्रुप, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देते हैं। तो दोनों में से अगर कोई भी हटेगा, रिमूव होगा या सब्स्टिट्यूट होगा तो हमारी एक्टिविटी यहाँ पे डाउन हो जाएगी। तो ये सभी में, यानी कि जितने भी हमारे क्विनोलोन है सभी में ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा प्रेजेंट रहता है। देन कीटो कार्बन 4 पे यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा कीटो ग्रुप यहाँ पे क्या है, ये आल्सो
एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए हमारा एसेंशियल होता है, ये कीटो ग्रुप होता है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है हमारे जो मेटालाइन एंजाइम है उनके साथ में, और ये कार्बन 3 यानी कि इसके साथ मिलकर क्या करता है, हमारी पूरी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देता है। तो ये हमारा बहुत जरूरी है क्योंकि ये डीएनए गायरेज एंजाइम पे जाके बाइंड करता है, ये आप आगे और अच्छे से समझोगे। तो अगर इनमें कोई भी चेंज करते हैं तो हमारी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये जो दोनों चीजें यानी कि ये और ये हमारी हर एक क्विनोलोन में ये दोनों आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। देन हमारी नेक्स्ट आती है सब्स्टिट्यूशन एट कार्बन 6। अब देखो कार्बन 6 पे ना फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, और फ्लोरो ग्रुप की खासियत क्या होती है कि ये हमारी पेनिट्रेशन को बढ़ाता है, यानी कि जैसे कोई भी जो ड्रग है वो पेनिट्रेट करके इस बैक्टीरिया के अंदर जाके मारेगा, तो ये पेनिट्रेट यानी कि इसको छेदने की क्षमता, इसको अंदर घुसाने की क्षमता होती है, उसको बढ़ाता है हमारा फ्लोरो ग्रुप। तो ये फ्लोरो और जो क्लोरो ये सब होता है ना, ये एक्टिविटी को एनहांस करेंगे जब भी जहां भी लगेंगे, ठीक है। तो ये इसको बढ़ाएंगे और ये मॉडिफाई कन्वर्ट कर देते हैं, और जैसे हमने मान लो ये नॉर्मल क्विनोलोन है, अगर हमने यहाँ फ्लोरीन जोड़ दिया तो ये फ्लोरो क्विनोलोन बन जाता है। तो ये इसको बनाने में हमारा यही हेल्प करता है, और ये हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए काफी एक्टिविटी एनहांस कर देता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, तो देखो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, फ्लोरीन ग्रुप लगा होता है कार्बन नंबर 6 पे। अब नेक्स्ट हमारा आता है कार्बन नंबर 7। अब देखो जो कार्बन 7 है यहाँ पे क्या है, आर है, तो यहाँ पे अगर हम कोई भी यानी कि जैसे हमारा पिपराजिन रिंग है या कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग अगर अटैच कर देते हैं तो हमारी एक्टिविटी और बढ़ जाएगी, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम के लिए यानी कि ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के लिए बढ़ जाती है। और ये हमारी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज को भी बढ़ाता है, यानी कि ये है कि डिफरेंट सब्सिट्यूट जहाँ पे करेंगे तो हमें साइड इफेक्ट पोटेंशियल ये सब चेंज होता है। जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन में क्या है, पिपराजिन की रिंग लगी होती है कार्बन नंबर 7 पे। अब अगर हम 8 पे बात करें तो यहाँ पे क्या है, 8 ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या अगर सब्सटीट्यूशन हम करते हैं तो हमें साइड इफेक्ट वगैरह ये देखने को मिल सकता है, एक्टिविटी अफेक्ट होगी। यानी कि मान लो अगर हम यहाँ पे हेलोजन या मिथॉक्सिल ग्रुप लगाते हैं तो हमारी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए काफी हेल्पफुल होगा, और ये फोटोटॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग को भी थोड़ा अफेक्ट करेगा। और ये कुछ नए जो हमारे क्विनोलोन आ रहे हैं उनमें ये हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर एक बार हम ओवरऑल यहाँ पे देखें तो हमारी 6 पोजीशन थी, यहाँ पे अगर N1 पे हम कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करते हैं, यानी कि ये वाला मैं दिखा देता हूँ, तो ओवरऑल एक्टिविटी हमारी यहाँ पे बढ़ जाती है। जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन में हमारा ये साइक्लोप्रोपाइल लगा होता है। देन C3 और C4 में क्या होता है कि ये हमारे एसेंशियल होते हैं एक्टिविटी के लिए, डीएनए गायरेज से बाइंड करने के लिए, इसमें कोई भी हम चेंजेस नहीं कर सकते। देन जो कार्बन 6 होता है इसमें हमारा फ्लोरो ग्रुप है, तो ये एक्टिविटी को हमारा इंक्रीज करता है। मैंने देखो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, बस आपको याद होता है। और अगर भाई साहब एग्जाम में आ जाए इतना पढ़ाने के बाद भी लिख कर नहीं आए ना, तो भाई किसी को बताना मत कि आप केयरवेल के स्टूडेंट हो, सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। आप लोग एग्जाम में लिख कर अलग आते हो और फिर हम पे ब्लेम डालते हो कि आपने कैसे पढ़ाया। ये देखो अगर इसको आप लिख कर आओगे ना भाई, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एक एक बात यहाँ मैंने अच्छे से लिखी हुई है। देन जो आपका 7th है, ये आपके अफेक्ट करता है स्पेक्ट्रम को, यानी कि अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में काम करेगा, और कार्बन 8 पर अगर हम जोड़ते हैं तो ये अफेक्ट करेगा एक्टिविटी को, लेकिन थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट भी हमारे आ सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी पूरा लिखा हुआ है। आई होप आपको ये सार ऑफ क्विनोलोन अच्छे से जो है समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्विनोलोन्स के बारे में। देखो जो क्विनोलोन है ना, उनका एक बेसिक मैकेनिज्म हम जान लेते हैं, और ये मान के चलो कि इसी के थ्रू हमारे बाकी के सारे ड्रग लगभग ऐसे ही काम करते हैं। अब कैसे करते हैं समझ लेते हैं। तो पहली बात ये हमारे क्या करते हैं, बैक्टीरियल का जो डीएनए सिंथेसिस होती है ना उसको इनहिबिट कर देंगे, और वो हमारे बैक्टीरिया की बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी होता है। तो जब डीएनए यहाँ पे नहीं बनेगा तो ये बैक्टीरियोसाइडल एक्शन देगा। अब कैसे देता है, चलो यहाँ समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हम क्विनोलोन ड्रग को देंगे, मान लो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, और बॉडी के अंदर क्या होगा, क्विनोलोन के ड्रग जाएंगे, और जब ये जाएंगे तो ड्रग क्या करेंगे, बॉडी में पहुंचने के बाद जो हमारे बैक्टीरिया हैं, यानी कि जिनको हमें मारना है, जैसे हमारा मोस्टली ई कोलाई वाला होता है या बाकी भी है, तो इनको मारने के लिए क्या करेगा, ड्रग हमारे इनके अंदर घुसेगा, और अंदर घुसने के लिए क्या करता है कि इनमें पोरिन, इस तरह के छोटे छोटे पोरिन छेद प्रेजेंट होते हैं, उनमें जाके एंट्री मार लेगा, और जब यहां से इनमें क्या करेगा, एंट्री मारेगा पोरिन चैनल की तरफ, उसके बाद सारी कहानी हमारी शुरू होती है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने क्या बोला, ये मान लो हमारा बैक्टीरिया है और ये हमारे क्विनोलोन के ड्रग है, और ये ड्रग क्या करते हैं, एंट्री मारते हैं हमारे इसके अंदर। तो ये पोरिन चैनल है, इनसे हमारे ड्रग क्या करते हैं, एंट्री मार लेते हैं। ये क्विनोलोन हमारा अंदर आ गया। अब अंदर आके पता है ड्रग क्या देखता है कि भाई बैक्टीरिया के अंदर तो अलग ही खेल चल रहा है। अब क्या चल रहा है, तो जैसे ये जो हमारा बैक्टीरिया है ना, ये हमेशा क्या चाहता है, मैंने आपको बहुत बार बताया, एक बार फिर बताता हूँ। मान लो ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, और इसमें अगर कोई भी बैक्टीरिया आता है तो वो सबसे ज्यादा घातक क्यों होता है, क्योंकि वो रैपिडली ग्रोथ करता है, बार बार अपने नंबर को बढ़ाता रहता है, और जब बार बार नंबर को बढ़ाता है तो हमारी बॉडी उसको मार ही नहीं पाती है। और जब मार नहीं पाएगी, क्योंकि अगर रुका हुआ बैक्टीरिया हो तब तो उसको मार के बॉडी बाहर निकाल सकती है लात मार के, लेकिन वो रुकता ही नहीं है, क्योंकि वो रैपिडली ग्रोथ करेगा, और जितना ज्यादा बनेगा उतना ही ज्यादा हमारे लिए डेंजर हो जाएगा। अब एग्जांपल मान लो मैं अकेला वीडियो बना रहा हूं तो स्लो बन रही है, थोड़ा वैसा बन रही है, वही मेरे जैसे 4 लोग और आ जाएंगे और ज्यादा वीडियो बनेंगी, जल्दी सिलेबस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि लोग यहाँ पे जो है मतलब बैक्टीरिया ज्यादा रैपिडली ग्रोथ कर रहे हैं। तो जब क्विनोलोन अंदर आया, उसने क्या देखा कि ये जो हमारा डीएनए है ना, ये डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा है, और रेप्लिकेट का मतलब
मतलब क्या है कि एक डीएनए से हमारे दो डीएनए बना रहा है, और जब ये दो डीएनए बन जाएंगे मतलब दो जेनेटिक मटेरियल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, हमारे दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। और जब दो न्यूक्लियस बनेंगे तो यही आगे जाके क्या है, एक न्यूक्लियस हमारा एक सेल में चला जाएगा और दूसरा न्यूक्लियस हमारा दूसरे सेल में चला जाएगा। तो इस तरह क्या होता है कि हमारा एक बैक्टीरिया आगे जाके दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसके लिए हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन करना या सिंथेसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे थे कि डीएनए जब रेप्लिकेट हो रहा था तो उसमें पहला काम हो रहा था यहाँ पे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का। इसका मतलब क्या था कि जैसे डीएनए पूरा ऐसे ऐसे होता है बैंड में, तो ये इस तरह करके बीच में ये जगह है, और यहाँ पे जैसे आपने कभी देखा होगा रस्सी जब हम ऐसे पूरे समेटी होती है और जब उसको ऐसे खींचते हैं ना, जब खींचते हैं तो वो ऐसे जाके सिकुड़ जाती है, तो इसको बोलते हैं सुपर कॉइलिंग, यानी कि एकदम जैसे नॉर्मल हमारी ये होती है, अब इसमें ऐसे हो जाए, पूरी ऐसे ऐसे हो जाए, तो ऐसे ऐसे हो जाए तो ये सुपर कॉइलिंग हो जाती है। और ये सुपर कॉइलिंग होती क्यों है, जिससे यहाँ पे ये इस तरह के फ्रेगमेंट हमारे थोड़े अलग होता है। अब इसके बाद क्या होता है, ये यहाँ से कट होते हैं और कट होकर हमारे डीएनए यहाँ पे अलग आ जाते हैं। और जब डीएनए यहाँ पे अलग आ जाता है, यानी कि देखो डीएनए बनता कैसे है, डीएनए का मान लो ये कट हुआ तो एक ये डीएनए का इधर आ गया, एक ये आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, हमारी बैक्टीरिया की बॉडी क्या करेगी, आगे इसमें एक स्ट्रैंड इधर जोड़ देगी, एक इधर जोड़ देगी, और इस तरह एक डीएनए से यहाँ पे दो डीएनए हमारे बनके तैयार हो जाते हैं। देखो एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, मैं रफ आइडिया बता रहा हूं, क्योंकि अभी आपको ये नहीं लिख के आना है कैसे क्या, आपको ये बताना है कि ड्रग कैसे काम कर रहा है। तो ये एक बेसिक समझ गया कि हमारा जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ये चल रहा था, और हमारे कुइनोन ने ये आके देखा। अब कुइनोन ने बोला कि भाई मैं इनको डायरेक्ट तो रोक नहीं सकता, तो मैं ये देखता हूं कि आखिर ये प्रोसेस हमारी हो क्यों रही है। तो उसने यहाँ पे आके क्या देखा कि ये जो सुपर कॉइलिंग वाली प्रोसेस है, यहाँ पे एक एंजाइम हमारा लगा हुआ है, डीएनए गायरेज वाला। कौन सा एंजाइम लगा है, डीएनए गायरेज वाला, या इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते थे, टोपो आइसोमेरेज 2 बोल देते हैं। तो ये जो एंजाइम था ये क्या कर रहा था, ये इस सुपर कॉइलिंग को कर रहा था। फिर उसने क्या देखा कि और क्या जगह है, तो उसने देखा कि यहाँ पे एक और एंजाइम हमारा टोपो आइसोमेरिज्म टोपो, भाई क्या नाम है, तो टोपो आइसोमेर है। ये क्या करता है, ये इसको तोड़ के यहाँ पे दो, यानी कि इसको तोड़ के अलग कर रहा है, यानी कि सेपरेशन कर रहा है हमारा डॉटर डीएनए में, जैसे ये पेरेंट है डॉटर में कर रहा है, यानी कि ऐसे दो बना रहा है। तो उसने ये देखा, तो अब को इन्होंने क्या सोचा कि मैं भाई एक काम करता हूँ, मैं इनको तो डायरेक्टली नहीं कर पा रहा, मैं इन एंजाइम को खत्म कर देता हूँ। और जब मैं इस एंजाइम को खत्म कर दूंगा तब आपने क्या देखा होगा कि ये एंजाइम खत्म कर दूंगा तो ना यहाँ से ये सुपर कॉइलिंग होगी और ना यहाँ से ये डॉटर स्ट्रैंड में टूटेगा। और जब ये काम ही नहीं हो पाएगा तो भाई आगे हमारा डीएनए रेप्लिकेट ही नहीं करेगा, और जब डीएनए ही नहीं बचेगा तो आपको पता है कि बैक्टीरिया भी नहीं बचेगा और बैक्टीरिया हमारा मर जाता है। तो इस तरह काम करता है। जैसे पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा कि जब बड़े बड़े नेता लोग जो होते थे उनके लिए एक बॉडीगार्ड होता था, और क्या बोलते थे कि भाई अगर हमें इसको मारना है तो पहले उस, जैसे बोलते हैं ना, आपको उधर जाना है तो मेरी छाती पर चढ़ के जाना पड़ेगा, मुझे मार के जाना पड़ेगा, मेरे लाश पे चढ़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये मान लो कि ये वो रक्षक थे, और इनको ही जब मार दिया हमने, ये कर दिया, तो ना तो यहाँ सुपर कॉइलिंग होगी और ना यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड हमारे टूटेंगे। और जब ये काम ही नहीं होगा तो हमारा यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट ही नहीं होगा। जब डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा तो डीएनए हमारा डैमेज हो गया, डीएनए का फ्रेगमेंट टूट गया और हमारा बैक्टीरिया यहाँ पे मर जाता है। तो अब एक बार अगर ओवरव्यू कर दो, देखो क्विनोलोन आया बैक्टीरियल सेल में, अंदर गया पोरिन से, और यहाँ जाके डीएनए गायरेज एंजाइम को ब्लॉक कर रहा है, और जिसको हम टोपो आइसोमेर 4 सेकंड बोलते हैं, जो हमारा सुपर कॉइलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये काम रुक जाएगा। देन ये इसके अलावा टोपो आइसोमेर 4 को करेगा, जो इनको यानी कि जो पेरेंट सेल है ना, इनको यहाँ तोड़ के दो ऐसे डिवाइड करता है और फिर एक एक बन के नए बनते हैं, तो इनको भी यहाँ पे इनिबिट कर देगा। इससे ये एंजाइम हमारे इनिबिट हो गए, तो जो डीएनए प्रॉपरली अनबाइंड नहीं हो पाएगा, जो ये हो रहा था, और इसके अलावा जो डॉटर डीएनए है वो हमारी सेपरेट नहीं हो पाएंगे, दोनों का हमारे रुक जाते हैं। तो इससे हमारा डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन आगे नहीं जाएगी, और डीएनए डैमेज हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन नहीं रुक जाएगी, ये जो टूट रहा था ये भी रुक जाएगा, और इससे हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी और बैक्टीरिया हमारा फाइनली मर जाता है, और इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट। तो जो हमारा क्विनोलोन है वो कुछ इस तरह से जो है अपना एक्शन यहाँ पे शो करता है। तो आई होप अब आपको ये कहानी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके ड्रग्स के बारे में। तो पहले हमारे यहाँ पे आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब देखो जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ना, वो एक हमारा सेकंड जनरेशन का फ्लोरोक्विनोलोन का एंटीबायोटिक है, यानी कि यहाँ फ्लोरो ग्रुप लगा होगा। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्योंकि फ्लोरीन लगाने की वजह से क्या होगा, हमारी एक्टिविटी बढ़ जाती है, और ये कुछ यानी मोस्टली हमारा ग्राम नेगेटिव पे काम करता है, लेकिन कुछ कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी मार देता है। इसके अलावा ये यूटीआई में हेल्प करता है। अब ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। अब मैंने क्या बोला कि अगर आपको एक बार सार पता है तो सार में ही सारी कहानी छुपी थी। देखो ये पूरा था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है तो यहाँ पे क्या लगा दिया, पिपराजीन की रिंग लगा दी, फिर यहाँ पे हमारा फ्लोरीन ग्रुप लगा दिया, और इन दोनों की वजह से क्या होगा, इसकी ब्रॉड एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे काम आएगा, और बैक्टीरियासाइडल की तरह जो है अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। अब स्ट्रक्चर क्या है, तो क्विनोलोन की रिंग, ये पूरी मेन रिंग हो गई, फ्लोरीन 6 पोजीशन पे, 7 पोजीशन पे पिपराजीन की रिंग है। मैकेनिज्म का जो मैंने आपको यहाँ बताया था, यानी कि सेम ही यहाँ पे आएगा कि ये डीएनए गायरेज को इनिबिट कर देगा टोपाज में। अब मैं देखो आपसे क्लियर बोल रहा हूँ कि जब एग्जाम में मान लो ये अलग से आता है ना, ये स्टार वाला ड्रग है, चलो मैं लिख देता हूँ, मान लो ये स्टार ड्रग है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो केवल ऐसा
ऐसा नहीं है कि आप लिख के और मैकेनिज्म में ये दो बातें लिख दी, ये शॉर्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस तरह पूरा बना के आना। भाई समझा करो, अगर ये बना के आओगे, ऐसे लिख के आओगे, तभी आपको नंबर अच्छे और पूरे मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में कि इसको बनाते कैसे हैं। बहुत ही आसान है, अगर एक बार समझ गए सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे रॉ मटेरियल में लेते हैं अपना 3-chloro-4-fluoro एनिलीन। अब देखो एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हटा दो, ये हमारा एनिलीन हो गया कि हमारे एक बेंजीन की रिंग है और NH2 लगा, इस पूरे को एनिलीन बोल देते हैं। अब काउंटिंग यहाँ से करेंगे और पास क्या आ रहा है ये, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3, यानी कि 3 क्लोरो और 4 फ्लोरो, और ये हमारा एनिलीन हो गया, सिंपल। अब इसकी रिएक्शन हम यहाँ कराते हैं डाई इथाइल इथॉक्सी मिथाइलिन मैरोनेट के साथ में, यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर साथ रिएक्शन कराएंगे। अब समझो कि कैसे रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो ये NH2 है, तो ये रिएक्शन करता है हमारा, ये N जाएगा इसके साथ में, और जब इसके साथ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एक H है, ये H और एक यहाँ से H इधर लग के C2H5OH हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, C2H5 और OH ये माइनस हो जाएगा। अब ये 2 मोल हमारे माइनस होते हैं, आगे बताऊंगा दूसरा कहाँ पे निकला। पहले समझो ये C2H5OH हमारा बाहर निकल गया। अब क्या होगा, जब ये बाहर निकलेगा तो ये कार्बन क्या होगा, डायरेक्टली इस NH के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो वही होता है, देखो इधर का ये एज इट इज है, सेम हमने रख दिया। अब ये NH हमारा क्या होगा, यहाँ पे NH हो गया। अब ये NH के साथ ये कार्बन लगेगा, तो ये कार्बन यहाँ पे लग गया। अब कार्बन लग गया, उसके बाद ये डबल बॉन्ड C है, ये डबल बॉन्ड हमारा C हो गया, यहाँ पे पहुंच गए। अब इसके बाद को ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज लेंगे। तो देखो ये हमने लिया यहाँ पे कार्बन कार्बन, फिर ये डबल बॉन्ड हो और इधर हमारा O2CH5 ये O2 एज इट इज हो गया, ठीक है। अब हमारा बचता है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हमारा ऐसे बेंड हो जाएगा, और जब बेंड होगा तो ये कार्बन पहुंचेगा यहाँ पे, और ये कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O है तो ये यहाँ पे लग जाएगा। अब उसके बाद क्या बचता है हमारा O2C2H5 बचता है। अब देखो ये जो कार्बन है, इसको कहाँ पे बाइंड होना है, इस जगह पे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, ये N था, ये C था यहाँ पे, और इसके बाद ये वाला जो कार्बन था ये यहाँ पे गया, डबल बॉन्ड ये पूरा लग गया। अब ये वाला हमारा इधर घूम गया, तो ये इधर गया और ये पूरा। अब इस वाले कार्बन को क्या करना है, इधर, यानी कि ये हमारा यहाँ पे बाइंड होगा, और यहाँ पे बाइंड होगा तो इसके लिए एक H हमारे यहाँ से बाहर निकलेगा। तो जो एक H यहाँ से बाहर निकलेगा, और जो ये OC2H5 है, ये हमारा एक और, यानी कि C2H5OH के बाहर निकलेगा, और ये कार्बन क्या होगा, डायरेक्टली हमारा इस जगह पे जाके बाइंड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इस जगह जाके बाइंड हो गया, और ये पूरा इंटरमीडिएट वाला स्ट्रक्चर हमारा बनके तैयार हो जाता है। यानी कि सिंपल देखा जाए तो ये इस तरह था, ये हमारा यहाँ पे जाके जुड़ के पूरा हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं साइक्लोप्रोपाइल, यानी कि साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ में। तो ये रिएक्शन अब जब ये होगी तो हमको पता है कि ये हमारा कहाँ जुड़ा होता है, यहाँ पे। तो यहाँ का ये H और यहाँ का Cl माइनस HCl के फॉर्म में निकलेगा, और ये हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अब देखो क्या बना, FCl, और ये एज इट इज है, ये हमारा एज इट इज है, और यहाँ ये है, और ये हमारा अभी एज इट इज है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये जो जगह है, अब देखो पहले हमारी इस जगह अटैक हुआ था, फिर से हमारी इस जगह अटैक होगा, और यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं NaOH और HCl के साथ में। और जब कराएंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा C2H5 है, इसका ये जो O है, इसके साथ हमारा एक H निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे C2H5 माइनस होगा, और इधर हमारा क्या होगा, जो Cl है उसके साथ हमारा ये Na माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ हमारा एक OH बचेगा, यानी कि ये बचेगा। अब देखो जो HCl था, इसका H हमारा जुड़ गया यहाँ पे, यानी कि C2H5OH हो गया, और जो Cl था इसके साथ ये NaCl हमारा NaCl बाहर निकल गया, और बचा क्या, केवल OH। तो ये OH हमारा यहाँ जाके जुड़ जाएगा। और अब अगर देखा जाए तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर हमारा है कि F यहाँ, Cl यहाँ, ये पूरा आपको दिख रहा होगा, और ये C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे ये OH हमारा इसका जुड़ गया, और नीचे हमारा एज इट इज ये लगा था। तो एक और इंटरमीडिएट हमारे यहाँ बनकर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा आखिरी आता है, यानी कि अब हमको यहाँ पर रिंग ये ऐड करनी होती है, और जब हम यहाँ पे ये ऐड करेंगे, यानी कि जो हमारी पिपराजीन की रिंग थी वो यहाँ पे ऐड करते हैं। तो बस अब हमको क्या करना है, ये हमारा सेम है, ये सेम है, यानी कि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यहाँ पे कीटो ग्रुप होता है, सेम है, यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, सेम है, साइक्लोप्रोपाइल यहाँ पे सब सेम है। अब बस हमको यहाँ पे ये ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब रिएक्शन करेंगे तो देखो इधर का क्या होगा कि यहाँ से ये H हटेगा जो यहाँ पे, तो Cl हमारा और HCl, यानी कि माइनस HCl हो जाएगा, और ये रिंग हमारी एज इट इज यहाँ पे जाके जुड़ जाती है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर हमारा बनके तैयार होता है, इसी का नाम क्या होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो आई होप अब आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन की सिंथेसिस समझ आ गई होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि कैसे हम इसको यहाँ पे बनाते हैं। अब बात करें अगर हम इसके यूजेस के बारे में, तो यूटीआई देखो सबसे ज्यादा इसी के लिए हो रहा है, तो मोस्ट कॉमन यूज हमारा इसका यूटीआई में होता है, लेकिन इसके अलावा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे हमारा निमोनिया वगैरह में भी हेल्प करता है। फिर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जैसे डायरिया, टाइफाइड, उसमें भी हेल्प करता है, और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन्फेक्शन होते हैं उनमें भी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है नेलिडिक्सिक एसिड। देखो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का क्विनोलोन का होता है, जो मेनली यूटीआई में ट्रीट करता है, और ये सबसे ज्यादा हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। और इसका जो मैकेनिज्म है हमारा सेम रहेगा, जैसे हमने ये देखा था कि इस तरह जाके पूरा सेम काम है, जो यहाँ पे बताया था वही सेम काम है। और इसके बाद ये हमारे यूटीआई में, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन में और
लिमिटेड यूज ड्यू टू रेजिस्टेंस, लेकिन आजकल इसका यूज कम है क्योंकि रेजिस्टेंस से क्रिएट हो चुकी है। देन हमारा आता है नॉरफ्लॉक्सासिन। अब ये हमारा एक फ्लोरोक्विनोन होता है, मतलब इसमें भी फ्लोरो ग्रुप हमारा ऐड होगा। इसके यूरिन में यानी कि गुड एक्टिविटी होती है, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारे यूरिनरी इन्फेक्शन के अंदर में। काम वही है कि ये भी हमारा डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमेरेज 4 को जाके इनहिबिट करेगा, जिससे डीएनए रेप्लिकेशन रुकेगी, बैक्टीरिया हमारा मर जाएगा। अब इसका भी यूज क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में और प्रोस्टेटाइटिस में, यानी कि जो प्रोस्टेट में अगर ये इन्फेक्शन होता है तब भी, यानी कि मेल्स में ये हो सकता है। देन इनोसेक्शन, यहाँ पे क्या बात की जाए, ये भी हमारा फ्लोरोक्विनोन का एंटीबायोटिक होता है। देखो फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है और इसकी भी गुड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है और ये बेटर एक्टिविटी शो करता है जो हमारे ओल्डर क्विनोन है उनके मुकाबले, क्योंकि ये हमारे नए नए बन रहे हैं। अब ये डीएनए गायरेज को इनहिबिट करेगा, जो हमारा मेन काम था, डीएनए सिंथेसिस रुकेगी तो बैक्टीरिया हमारा मर जाएगा। देन ये हमारे यूटीआई में हेल्प करेगा, आरटीआई में यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में और इनके इन्फेक्शन में हेल्प करेगा। देन हमारा आता है ओफ्लॉक्सासिन। ये हमारा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का फ्लोरोक्विनोन एंटीबायोटिक होता है। अब ब्रॉड मतलब क्या कि ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हेल्प करेगा। इसका मैकेनिज्म क्या कि ये हमारे डीएनए गायरेज को और टोपो आइसोमेर 4 दोनों को जाके इनहिबिट करता है और ये क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक यानी कि कर देगा और बैक्टीरिया हमारा मर जाएगा। यूज देखा जाए तो जो हमारा यूटीआई होगा, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और स्किन एंड सॉफ्ट, इन सब में हमारी ये हेल्प करता है। स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने सबके बना रखे हैं। देन हमारे यहाँ पे 6 आता है लोमेफ्लॉक्सासिन। अब ये हमारे एक फ्लोरोक्विनोन ही होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हेल्प करेगा और इसका ना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हमारा लॉन्ग होता है, तो इसको कम डोज देनी पड़ती है, यानी कि ऐसा नहीं है बार बार देनी पड़ेगी, पर लंबे टाइम तक एक्शन देता है। अब ये भी हमारा डीएनए गायरेज एंजाइम को जाकर इनहिबिट करेगा और डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक करेगा, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। यूजेज देखा जाए तो हमारे यूटीआई और आरटीआई में हेल्प करता है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। देन 7th हमारा आता है स्पारफ्लॉक्सासिन। अब ये भी हमारा फ्लोरोक्विनोन होता है और ये ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी में काफी अच्छी करता है और ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हेल्पफुल है, रेस्पिरेटरी में भी है। इसका क्या है कि डीएनए गायरेज को इनहिबिट करेगा और टोपो आइसोमेरेज 4 को करेगा, यानी कि डीएनए फंक्शन को प्रिवेंट करके बैक्टीरिया को मारेगा। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और निमोनिया में हेल्प करता है। देन 8th हमारे यहाँ पे आता है गैटिफ्लॉक्सासिन। अब ये हमारे जो नए वाले फ्लोरोक्विनोन है वो होते हैं, ब्रॉड एक्टिविटी होती है, यानी कि ये ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए अच्छी एक्टिविटी शो करते हैं। काम वही है कि डीएनए गायरेज टोपो आइसोमेरेज को इनहिबिट करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन को रोकेगा, बैक्टीरिया को मार देगा और यूजेज क्या है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और यूटीआई का पूरा ही हो गया। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। देन हमारा आता है मोक्सीफ्लॉक्सासिन। ये हमारा एडवांस फ्लोरोक्विनोन होता है जिसकी स्ट्रॉन्ग ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी होती है और ये बेटर एक्टिविटी शो करता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में एज कंपेयर टू ओल्डर डॉग, यानी कि रेस्पिरेटरी और यूटीआई दोनों में ये हमारे हेल्पफुल है। अब ये क्या करेगा, डीएनए गायरेज और टोपो आइसोमेरेज 4 दोनों को जाके इनहिबिट करेगा। देन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस सेकेंडरी इन्फेक्शन में ये हमारी हेल्प करता है। देन हमारे यहाँ पे आते हैं कुछ मिसलिनियस ड्रग और इनके अंदर हमारा सबसे पहले आता है नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन, जिसको हमें थोड़ा डिटेल में बात करनी है। तो ये हमारा क्या होता है, सिंथेटिक यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव ड्रग होता है। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, लेबोरेटरी वगैरह में बनाया जाता है। अब ये मेनली क्या होता है, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, यानी कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है ना, उनमें ये हमारे ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के केस में। ये हाईली इफेक्टिव माना जाता है क्योंकि इसका काम क्या होता है, ये यूरिन में जाके यानी कि यहाँ जाके कंसंट्रेट हो जाता है, यानी कि इकट्ठा होने लगता है और बाद में यहाँ से हर एक बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करेगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें हमारी नाइट्रोफ्यूरन की रिंग प्रेजेंट होती है। देन यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है जो हमारी एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होता है। ये आपको पूरी की पूरी यहाँ पे रिंग दिख रही होगी, यानी कि नाइट्रोफ्यूरन ये पूरी हो गई। इसके बाद यहाँ मैकेनिज्म के बारे में अगर बात की जाए तो जब हम इनको देंगे तो ये क्या करेंगे, अंदर आएंगे बॉडी में, हमारी बॉडी में आएंगे और हमारी बॉडी में आने के बाद क्या करेंगे, बैक्टीरिया की जो बॉडी है उसके अंदर एंट्री मारेंगे और बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर आने के बाद ये क्या करेंगे, बैक्टीरिया का जो सेल है यानी कि बैक्टीरिया सेल है उसमें एंटर करके बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स है ना उनके द्वारा ये अपने आप को रिड्यूस, यानी कि बैक्टीरिया के एंजाइम ही उसको रिड्यूस कर देंगे। और जो नाइट्रो ग्रुप है, आपने देखा होगा पहले भी हमने किसी में पढ़ा होगा कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या होता है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। तो जब यहाँ आएगा बैक्टीरिया के एंजाइम इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देंगे हमारे नाइट्रो ग्रुप को, यही मेन रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब इसको कर देंगे एक्टिवेट तो ये क्या करेगा, आगे जाके हमारे बैक्टीरिया के डीएनए को, प्रोटीन को और एंजाइम्स को क्या करेगा, डैमेज करेगा। और इससे क्या होगा, मल्टीपल सेलुलर प्रोसेस हमारी रुक जाएगी, यानी कि एक तो डीएनए नहीं बनेगा, रेप्लिकेशन सब रुक गया, प्रोटीन नहीं बनेगा, एनर्जी खत्म हो गई, तो सारा कुछ रुकने के बाद बैक्टीरिया का जो सेल है वो यहाँ पे मर जाता है। तो नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन अंदर जाएगा, अंदर जाके यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, डीएनए को कम करेगा, प्रोटीन एंजाइम को कम करेगा, बैक्टीरिया हमारे यहाँ पे मर जाता है। यूजेज देखा जाए तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देन इफेक्टिव इन एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में हेल्प करेगा। देन प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंट, जो बार बार हमारे यूटीआई आ जाता है उसमें करेगा। और इसके अलावा जो यूटीआई के पैथोजन जैसे ई कोलाई वगैरह होते हैं उनके खिलाफ काफी अच्छा काम करेगा। अब बात करते हैं कि जो नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन है उसको बनाते कैसे हैं, यानी कि इसकी सिंथेसिस के बारे में। तो इसकी शुरुआत हम यहाँ पे करते हैं हाइड्राजीन के साथ में। हाइड्राजीन का मतलब होता है NH2NH2, यानी कि एक सिंपल हमारा केमिकल कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड के साथ में। अब देखो क्लोरो ये लगा हुआ है, अब एसिटिक एसिड क्या होता है कि CH2COOH। अब ये हमारा एसिटिक यहाँ पे एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ लगे तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। रिएक्शन कराएंगे यहाँ से
ये एक H और HCl यानी कि माइनस HCl होगा और ये डायरेक्टली यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखो NH2 यहाँ पे NH बचेगा, Cl निकल गया और यहाँ पे CH2 और ये CO है, ये बन गया। अब इसमें हम पोटेशियम साइनाइड यानी कि KCN या बोल सकते हैं KNCO इसके साथ रहेंगे या इसको KCN इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। जब कराएंगे तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, देखो इधर हमारे ये कार्बन डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे ये और इधर हमारा NH2 लगा है और ये हमारा CH2CH ये हमारा एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या जुड़ा है, देखो यहाँ से थोड़ी अलग कहानी जुड़ गया। ये हमारा CH जुड़ गया इधर का और इधर C डबल बॉन्ड O जुड़ गया और इधर हमारा NH2 था और इधर हमारा एक NH2 जुड़ जाएगा। तो इस तरह ये हमारा एक इंटरमीडिएट बन के तैयार हो जाता है। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा हीट कराएंगे यानी कि कंडेंसर कराएंगे, तो ये आपस में पूरा जुड़ के एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बनता है, इधर हमारा NH2 आ जाएगा, ये N है, कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH आ जाएगा और ये नीचे हमारा डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो हम यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम इस वाले कंपाउंड के साथ में और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ये वाला पार्ट था यानी कि ये जो पार्ट था मेन था, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। तो देखो यहाँ मेन ये हमारा पूरा फ्यूरन है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH और यहाँ पे OCOCH3 OCOCH3 है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा CH है ये रिएक्ट करेगा इसके साथ में। देखो ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया, ये CH एज इट इज आ गया। अब जो CH है यहाँ से एक एच हटेगा, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से एक एच हटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा C और CH डबल बॉन्ड N आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा N था, ये डबल और था, ये NH था और ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा जो है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन यहाँ बन के तैयार हो जाता है। तो अब हमारे यहाँ पे एक और ड्रग आता है फ्यूराजोलिडिन। तो ये हमारा नाइट्रोफ्यूरन जो है ना, इसी का डेरिवेटिव होता है एक तरह से और इसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटी प्रोटोजोअल एक्टिविटी भी होती है। ये आपको दिख रही होगी, यानी कि यहाँ सब है। ये देखो जो मैं आपको बता रहा था कि जब ये काम करता है तो यहाँ जाके फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। तो देखो इस तरह का हो जाता है कि ये पूरा फ्री रेडिकल है और फ्री रेडिकल क्या करेगा कि ये अच्छे से जाके इफेक्ट शो करता है। ये हो गया। अब ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा और DNA को और एंजाइम को डैमेज करेगा, जिससे बैक्टीरिया का सेल मर जाता है। देन ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में हेल्प करेगा और डायरिया और डिसएंट्री, इसमें क्या है कि ब्लडी या म्यूकस स्टूल होने लगता है। नीचे नहीं दिख रहा था, ये था, यानी कि जो स्टूल करके आता है सुबह सुबह खाली पेट करता है उसमें ब्लड आने लगता है, तो वो कंडीशन में हमारी ये ट्रीट करेगा फ्यूराजोलिडिन। अब हमारा लास्ट ड्रग आता है यहाँ पे मेथ्रिजानामामाइन। अब ये क्या होता है, ये हमारे एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है जो यूटीआई वाले केस में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड को रिलीज करेगा एसिडिक यूरिन वाले केस में, जिससे बैक्टीरियल प्रोटीन हमारी डीनेचर हो जाएगी और बैक्टीरिया हमारे यहाँ पे मर जाता है। ये इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब चाहे ऐसे बनाओ चाहे इस तरह बना सकते हो, आपकी मर्जी है, जो आपको सिंपल लगे। देन ये हमारे यूटीआई में हेल्प करेगा और जो रिकरेंट यूटीआई बार बार आता है उसमें भी हेल्प करेगा। तो ये हो गए हमारे मेन मिसलेनियस वाले कंपाउंड्स के बारे में। यानी कि अब अगर देखा जाए तो हमने अपने कंप्लीट यानी कि जो भी हमारे एंटी यूरिनरी वाले ड्रग थे उनको हमने कंप्लीटली यहाँ पे पढ़ लिया है। अब यहाँ पे दो हमारी मेन क्लास हमने देखी थी, यानी कि पहले यहाँ पे हम बात करते हैं क्विनोल के बारे में, तो इसका सार सब देख लिया। इसमें सिप्रोफेनैक्सिन मेन ड्रग था, देन में मिसलेनियस में नाइट्रोफ्यूरेंटिक, तो ये दो मेन देखे। इसके अलावा बाकी के ड्रग्स के बारे में भी हमने अच्छे से बात कर लिया है। तो आई होप अब आपको ये पूरा फंडा समझ आ गया होगा कि हमारे ये ड्रग्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। बाकी वीडियो आपको कैसी लग रही है, यहाँ तक कौन देख रहा है, कमेंट करके बता देना। बाकी कुछ मैं एंड में क्वेश्चन पूछूंगा वो भी आपको बताने हैं और बीच बीच में जो भी मैंने बातें बोली हैं वो आप बताते रहना। बाकी चलिए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अपने आखिरी चैप्टर एंटीवायरल एजेंट के बारे में और इसमें हमारा आखिरी क्वेश्चन कैसे बन के आता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीवायरल एजेंट, यानी कि इसके बारे में हमको सिंपल डिफाइन करना है, क्लासिफाई करना है और लास्ट में बात करनी है इसके एक ड्रग यानी कि एसाइक्लोवीर के बारे में। अब देखो यही मोस्टली आता है हमारा स्टार ड्रग है, लेकिन एक आध बार हमारा जीडोविडिन की भी मैकेनिज्म आ जाती है, तो उसको भी हम अच्छे से समझने वाले हैं। पहले ये जानते हैं कि ये जो हमारा एंटीवायरल एजेंट है ये हमारे होते क्या और ये वर्ड हमसे कहना क्या चाहता है। अगर हम इसके नाम से समझे तो यहाँ पे वर्ड हमारा एंटी का मतलब होता है अपोज करना, और ये जो हमारा एजेंट वर्ड है इसका मतलब होता है ड्रग्स यानी कि दवाइयां। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि ये जो हमारे एंटीवायरल एजेंट है ये हमारे किसी तरह की दवाइयां होती हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ये वायरल वर्ड का मतलब क्या है। तो देखो जो वायरल वर्ड है ना ये हमारा आता है वायरस से, और जैसे आपने देखा होगा अगर कोई चीज हमारी ज्यादा ट्रेंडिंग में चलती है, कोई गाना हो गया, म्यूजिक हो गया, मीम हो गया, तो उसको हम यहाँ पे वायरल वर्ड क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि एंटीवायरल ड्रग किसके लिए आया है, हाँ ये हमारी ऐसी दवाइयां होंगी जो हमारे वायरस को यहाँ पे खत्म करेंगे। अब नहीं समझे, चलो और क्लियर लेते हैं। मान लो ये हमारा वायरस है, ठीक है। अब ये वायरस क्या होगा, जब भी हमारी बॉडी में या किसी की भी बॉडी में एंट्री करेगा ये वायरस क्या करेगा, वायरल इन्फेक्शन करेगा, यानी कि वायरस से होने वाला इन्फेक्शन यानी कि बीमारी हमारी बॉडी में कॉज करेगा। अब हम चाहते हैं कि जो ऐसी बीमारी हमारी बॉडी में नुकसान भी करती हैं, तो अगर जो ऐसी बीमारियां हैं इनसे अगर हम चाहते हैं कि हम लोग ठीक हों तो हमको क्या चाहिए होते हैं, हमको चाहिए होते हैं एंटीवायरल ड्रग, यानी कि ये हमारे सिंपल वो ड्रग होंगे जो हमारे वायरल इन्फेक्शन से हमको राहत देते हैं या वायरल इन्फेक्शन में हमारा ट्रीटमेंट देते हैं। अब भाई यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन का मतलब क्या है, तो ये वायरल इन्फेक्शन हमारे
हमारा हो रहा था वायरस की वजह से। तो ये जो हमारे एंटीवायरल ड्रग है ना, ये करेंगे क्या कि ये जो सोर्स है यानी कि इस वायरस को जाके खत्म कर देंगे। और जब वायरस ही नहीं बचेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जब वायरस नहीं बचेगा तो जो वायरल इंफेक्शन है ये भी हमारे धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और इस तरह जो अपने एंटीवायरल ड्रग अपना एक्शन शो करते हैं। अब ये समझते हैं कि ये पूरा का पूरा फंडा हमारा चलता कैसे है, इसके लिए हमको जानना होता है वायरस के बारे में। तो पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं कि ये जो हमारा एंटीवायरल एजेंट है ये हमारे वो ड्रग्स होंगे जो हमारे वायरल इन्फेक्शन को हमें मतलब ठीक करते हैं। इसके बाद ये करेंगे क्या कि ये जो हमारा वायरस होता है ना उसके रेप्लिकेशन को ये बिल्कुल रोक देते हैं, यानी कि वायरस को मल्टीप्लाई नहीं होने देंगे। अब देखो मैं ना एक बेसिक सिंपल सिद्धांत बताता हूं कि वायरस इतने ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं। देखो जब भी वायरस आते हैं पहली बात यह है कि वायरस एक तरह से मान सकते हैं कि हम नॉन लिविंग होते हैं। अब देखो लिविंग बीइंग तो हैं छोटे वाले, लेकिन नॉन लिविंग बोल सकते हैं कि अगर ये बाहर हैं यानी कि मान लो कहीं पे पड़े हुए हैं तो इनमें खुद की जान नहीं है। अब ये करते क्या है कि जैसे मान लो कोई भी हमारी ह्यूमन बॉडी है और जैसे ही ये किसी भी ह्यूमन बॉडी के सरफेस या कॉन्टैक्ट में या हवा से कहीं से भी बॉडी पे पहुंचते हैं ये बॉडी के साथ टच हो जाते हैं। यानी कि मैं आपको दिखाता हूं कि मान लो जैसे ये हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का एक सरफेस है तो ये क्या करते हैं जो हमारे वायरस हैं जैसे ही कहीं से भी हमारे घूम फिर के आते हैं और क्या करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी पे अटैच हो जाते हैं। और जैसे ही अटैच होंगे अब इनमें थोड़ी सी जान आने लगती है और अब क्या करेंगे ये बॉडी में एंटर करने लगते हैं और बॉडी में एंट्री कर जाएंगे। और एंट्री करने के बाद अब क्या करेंगे ये क्या करेंगे अपना जो इनका जीनोम होता है यानी कि मेनली या तो डीएनए या जो आरएनए होता है उसको ये यहाँ पे छोड़ देंगे हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में। और जब बॉडी के अंदर में डीएनए या आरएनए आ जाएगा तब क्या करते हैं तब ये हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी की जो चीजें होती हैं उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे और हमारी बॉडी की चीजों का इस्तेमाल कर क्या करते हैं अपने लिए डीएनए और आरएनए को रेप्लिकेट करते हैं यानी कि बढ़ाएंगे और उनका इस्तेमाल करके देन प्रोटीन सिंथेसिस ये बना के नए नए जो वायरस है उनको डेवलप करेंगे। और देखो एक वायरस गया और यहां से 2-3 वायरस हमारे और बन गए, फिर ये अगेन बॉडी में जाएंगे और अगेन ये हमारी साइकिल यानी कि ये हमारी चलती रहेगी। और इस तरह क्या होता है कि जो वायरस है वो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं यानी कि ढेर सारे वायरस हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। और यही जो था यही फिनोमेना हमारा कहां हो रहा था हमारी ह्यूमन बॉडी में जब कोरोना आया था। यानी कि जब कोरोना आया था कोविड-19 का टाइम था आपको याद होगा, तो वो डेंजर क्यों था क्योंकि वो वायरस फैल रहा था, स्प्रेड हो रहा था। स्प्रेड होकर जैसे ही वो किसी की बॉडी में घुसता था उसके लंग्स वाले पार्ट में जाके पूरा उसको डैमेज करता था एल्बलाइज को और इसके अलावा खुद को रेप्लिकेट कर रहा था यानी कि मल्टीप्लाई कर रहा था। और इसलिए क्या हो रहा था कि एक वायरस आता है और वो ढेर सारे वायरसों में कन्वर्ट हो जाता है, ढेर सारे वायरस में। और इसीलिए जो वायरस है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और जो वायरल इंफेक्शन होते हैं जो हमारे लिए घातक होते हैं, इवन डेंजर होते हैं, यानी कि इंसान की जान भी जा सकती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जल्दी क्या है ग्रोथ करते हैं। और इसीलिए आपने ये देखा होगा जैसे कोई किसी ने मान लो मीम बना दिया, किसी ने मान लो कोई गाना बना दिया और क्या हुआ किसी एक को समझ आ गया और कोई हट के है यानी कि कॉमेडी वाला, तो वो क्या करेगा उसको शेयर करेगा और शेयर करेगा तो वो एक बंदे के पास था लेकिन वो इतना कॉमेडी और इतना ट्रेंडिंग था, वायरल था कि एक से दूसरे पे गया, दूसरे तीसरे का, और ऐसे कर करके वो बहुत ज्यादा फैल जाता है, बहुत जगह पे एकदम ट्रेंड में चला जाता है। और वो वायरस का नेचर है, यानी कि वायरस का भी ये नेचर है कि अगर वो एक बार बॉडी में लगा तो ये मान लो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बहुत जल्दी जल्दी पूरा घूमता रहता है। उसी तरह हमारी ये ट्रेंडिंग वीडियो घूमती है और इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं वायरल बोल देते हैं कि भाई वायरल हो गया, या आपका ये सॉन्ग वायरल हो गया, आपकी ये मीम वायरल हो गई, आपकी ये वीडियो वायरल हो गई। और इस पे जैसे आपने एक देखा होगा, अभी मैं मान लो आपसे पूछता हूँ कि आपको समझ आ रहा है, पक्का बताओ समझ आ रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? आप बोलोगे सर समझ आ रहा है, तो मैं खाओ माँ कसम, आपको समझ आ रहा है तो खाओ माँ कसम, ये वाला चल रहा है ना बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है कि वायरल क्या है, कोई भी ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है, घूम रही है, वही है। और ये एक्चुअल में हमारे वायरस का नेचर होता है कि जैसे ही वायरस लगता है ये पूरा हमारा घूमना फिरना शुरू कर देता है। तो ये होता है, इसीलिए इसको हम क्या है वायरल बोल देते हैं। तो ये हो गया। तो ये जो वायरल है ना ये डिपेंड करता है हमारे होस्ट सेल पे, यानी कि एक तो ये क्लियर हो गया कि ये रेप्लिकेट करता है। तो अगर हमें वायरस को खत्म करना है हम उसके रेप्लिकेशन को रोकेंगे, और अगर हमने रेप्लिकेशन को रोक दिया तो हम वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड, अब ये वायरस है ये क्या करता है, ये इसमें खुद की कोई जान नहीं है, अगर ये बाहर है ना तो कोई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जैसे ये बॉडी पे कनेक्ट होगा, बॉडी पे कनेक्ट होने के बाद ये पूरा हमारे यहाँ पे रेप्लिकेट होके और पूरी बॉडी को हमारे को डैमेज कर सकता है। इसीलिए ये क्या होता है होस्ट सेल पे डिपेंड करता है अपनी ग्रोथ के लिए एकर, ठीक है। और इसके बाद देखा जाए इसमें ड्रग कौन से आते हैं, हमारा एसाइक्लोविर हो गया, जीडोविडिन हो गया जो काफी इंपोर्टेंट है, देन हमारा ओसेल्टामिविर हो गया, फिर रिफाविरिन हो गया। तो ये हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो बेसिकली हमारे वायरस को ट्रीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं वायरस के बारे में, क्योंकि वायरस को अगर हम मारना चाहते हैं ना हमें वायरस को समझना बहुत जरूरी है। तो वायरस एक हमारा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन होता है, यानी कि बहुत ही छोटे एजेंट होते हैं, इन्फेक्टेड एजेंट होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल के अंदर में, यानी कि ऐसे बाहर हैं तब तक नहीं करेंगे, जब ये हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तब अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ये जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करते हैं, जैसे हमारा डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये प्रोटीन कोड के अंदर। अब एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे मान लो ये हमारा वायरस है। अब वायरस की खासियत क्या होती है कि इसमें सिर्फ दो बातें प्रेजेंट होती है। पहला हमारा होता है ये हमारी क्या होती है एक प्रोटीन लेयर होती है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और ये लेयर सिर्फ इसको बचाने का काम करते हैं, किसको, जो अंदर हमारे
हमारा होता है न्यूक्लिक एसिड। अब जो न्यूक्लिक एसिड है ना, उसमें क्या होता है कि देखो न्यूक्लिक एसिड हमको पता है जेनेटिक मटेरियल होता है, तो हमारा डीएनए होता है लेकिन आरएनए होता है। लेकिन ये जो हमारा वायरस होता है इसमें कोई एक ही प्रेजेंट होगा, यानी कि कुछ हमारे ऐसे वायरस है जिनमें सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होगा और कुछ हमारे ऐसे वायरस जिनमें सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होगा, यानी कि दोनों एक साथ नहीं होंगे, कोई भी एक हमारा प्रेजेंट होगा। तो वायरस में सिंपल देखो क्या प्रेजेंट है, एक हमारी प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है और एक हमारे या तो डीएनए या आरएनए, बस दो ही चीजें प्रेजेंट है। और इसीलिए क्या होता है कि इसके पास खुद का कुछ है ही नहीं, और जब खुद का नहीं है तो ना ये रेप्लिकेट कर सकता है ना कुछ और करेगा। ये क्या करता है, ये ह्यूमन सेल यानी कि जो होस्ट सेल होते हैं उनमें इस्तेमाल करेगा और उनको जाके ऐसे रेप्लिकेट करके पूरा ये इस तरह का बनाता है। तो ये बस ये यहाँ पे पूरा काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा कि देखो लिखा हुआ भी है कि वायरस डू नॉट हैव देयर ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, यानी कि यहाँ मोटा भाई मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता है, ये दूसरों पे डिपेंड करता है, इनके होस्ट सेल पे डिपेंड करता है। अब हमारे डिफरेंट टाइप के वायरस हो सकते हैं, जैसे हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, फिर HIV तो आपने सुना होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, फिर हमारा हर्प सिंप्लेक्स, यानी कि जो हमारा हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है ना, ये भी बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। तो पहले एक बार ये जनरल स्ट्रक्चर देख लो और आपको ये ही बना के आना पड़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, माइक्रो जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं ना, सिर्फ उसी से हम इसको चेकआउट कर सकते हैं, ऐसे हमको दिखते ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया। और वायरस दो टाइप के, एक हमारे डीएनए वाले होते हैं, एक आरएनए वाले होते हैं। अब थोड़ा मैं अगर यहाँ दिखाऊँ तो जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा हर्पेस सिंप्लेक्स वायरस यानी कि HSV, फिर हमारा यहाँ पे आता है वेरिसेला जोस्टर वायरस VZV, और उसके बाद यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस, ये कुछ इस तरह का होता है। यानी हमारे यहाँ पे हेपेटाइटिस B वायरस है, ये आपको इस तरह का दिख रहा होगा। तो ये हमारे वायरस के एग्जाम्पल हो गए। देन हमारा हेपेटाइटिस C वायरस हो गया, HIV वायरस हो गया पूरा, फिर रेस्पिरेटरी ये RSV वायरस हो गया। देन यहाँ पे SARS-CoV-2 यानी कि ये कोरोना वायरस हो गया। तो कोरोना वायरस ये आपको दिख रहा होगा जिसकी वजह से COVID-19 हुआ था। तो ये हमारे कुछ वायरस होते हैं डिफरेंट टाइप के, और ये हमारी बॉडी में जाके बहुत ज़्यादा नुकसान कॉज करते हैं। अब वायरस के बारे में और थोड़ा बात करें तो जैसे वायरस मैंने क्या बोला, दो मेन बात है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो यहाँ पे जिन वायरस में सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है, पहले डीएनए का समझते हैं। जिन वायरस में सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है उनमें हमारा एग्जाम्पल जैसे एक हर्पीज वायरस होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, यानी कि मैंने क्या बोला, ये बॉडी में जाएंगे और अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। तो रेप्लिकेट कैसे करेंगे, यहाँ तक सेम है, यहाँ अटैच होंगे, यहाँ पे अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद क्या करते हैं, ये यहाँ पे अपना जो कोटिंग है, यानी कि जो इनके ऊपर पूरी कोटिंग है, इसको छोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पे इसी पे छोड़ देंगे। और उसके बाद जो इसके अंदर का मेन है, इसको बस अंदर यहाँ पहुंचा देते हैं। यानी कि देखो यहाँ डीएनए जो डीएनए वाले हैं, वो डीएनए को क्या करेंगे, यहाँ अंदर पहुंचा देते हैं हमारे होस्ट सेल में, यानी कि हम लोग के ह्यूमन सेल में। और जब यहाँ आ जाते हैं तो हमारे जो होस्ट सेल है उसकी मशीनरी का, यानी कि हमारे राइबोसोम, हमारे इन सब का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, ये इसको रेप्लिकेट करेंगे, यानी कि डीएनए से वायरल डीएनए और ज्यादा बनाएंगे। बस यहाँ पे एक इनका क्या होता है कि यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम लगाते हैं वायरल का, और ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा कि हमारे डीएनए से ढेर सारे बाकी के डीएनए बनाएगा, और ये डीएनए हमारे ऐसे बनते रहते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगता है, हमारा वायरल पॉलीमरेज एंजाइम लगता है, जो क्या कर रहा है, जो हर्पीज वायरस है या जो और बाकी वायरस है, इनमें डीएनए को रेप्लिकेट करता है। और डीएनए, जब डीएनए वाला वायरस है, यानी कि सिर्फ डीएनए है, तो जब डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे तभी तो हमारे नए वाले वायरस बनेंगे, क्योंकि इनके अंदर डीएनए तो होता है। तो नए नए वायरस कब बनेंगे, जब यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है, तो ऐसे को हम यहाँ पर रेट्रो वायरस बोल देते हैं। अब रेट्रो का मतलब क्या होता है, रिवर्स होता है। आगे समझो कैसे। तो देखो इनमें क्या है, केवल आरएनए प्रेजेंट है। अब हम क्या जानते हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा है कि हमारा पहले डीएनए होता है और डीएनए से आरएनए बनता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी सेम है कि ये वाले जो वायरस है हमारे आरएनए वायरस, जैसे हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया या रेट्रो वायरस हो गए, ये क्या करेंगे, ये भी आएंगे, अटैच होंगे, बॉडी में अंदर जाएंगे, अंदर जाके क्या करेंगे, यहाँ पे आरएनए को छोड़ देते हैं। अब जो आरएनए वो क्या करेगा, हमारी बॉडी सेल की मशीनरी का इस्तेमाल करेगा और यहाँ पे एंजाइम लगाता है एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब देखो एंजाइम का नाम ट्रांसक्रिप्टेज है, जैसे यहाँ पे एंजाइम का नाम पॉलीमरेज है। ये वायरस का होता है तो वायरल एंजाइम हो गया, वायरल हो गया, और ये रिवर्स करता है। रिवर्स का मतलब क्या है, हमेशा हमारा डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या कि आरएनए पहले है, तो ये क्या करेगा, आरएनए से डीएनए बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए तो भाई वायरस खतरनाक है, अपने मन मर्जी का चला रहा है, नहीं चल रहा तो उसके लिए उसने ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगा दिया। तो ये क्या करेगा, आरएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट करेगा, और इसमें एंजाइम लगेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और जब ये वायरल डीएनए बन जाएगा, देन ऐसे ढेर सारे हमारे डीएनए बनते रहेंगे, और ये ढेर सारे डीएनए हमारे ढेर सारे ऐसे नए नए ये इनको डेवलप करता रहेगा। अब जो रेट्रोवायरस में क्या होगा, डीएनए बनेगा, और ये डीएनए क्या करेगा, आगे जाके आरएनए जो हमारा बनता है आरएनए बनाएगा, और इससे हमारे जो आरएनए के वायरस हैं, जैसे रेट्रोवायरस हैं, ये हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। ये वाले में इतना नहीं होता, इसमें सिर्फ वायरल डीएनए बन गया तो उसी से हमारा ये नहीं, क्योंकि इसमें डीएनए होता है हमारा मेन अंदर का मटेरियल न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें आरएनए होता है तो पहले हमारा आरएनए से डीएनए बनेगा, देन डीएनए आरएनए बनाएगा, और हमारे नए नए वायरस इस तरह बनते रहेंगे। तो इस तरह ये पूरा रेप्लिकेट करते हैं। तो हमें क्या कहानी समझ आ रही है कि ये पूरा वायरस है, एक इसमें प्रोटीन मेम्ब्रेन है,
एक इसमें न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए या आरएनए है। डीएनए वाले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और आरएनए वाले यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। तो अब जो हम ड्रग बनाएंगे तो हमारे ड्रग का टारगेट क्या रहेगा कि हम या तो ऐसे ड्रग बनाए जो इस एंजाइम को रोक सके या तो हम ऐसे ड्रग बनाए जो इस एंजाइम को रोक सके। तो यही एक्चुअल में हमारा मोड ऑफ एक्शन यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि हमें इन दो एंजाइम के लिए जो है अपने एंटीवायरल ड्रग को बनाना होता है। तो आई होप अब आपको एक बेसिक कहानी क्लियर हो गई होगी कि हमारे एंटीवायरल ड्रग क्या होते हैं और बेसिकली वायरस क्या होता है, कैसे काम करता है। ये सारी कहानी मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है। तो नोट्स में मैंने आपको ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। अब यहाँ पे ये जैसे मैकेनिज्म है तो जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया वही है कि सबसे पहले जो वायरस है अटैच होगा हमारे होस्ट सेल के रिसेप्टर पे, फिर अंदर जाएगा आफ्टर एंटी और उसके प्रोटीन कोड को रिमूव कर देगा, यानी कि मान लो पूरा कोड है। उसके बाद जो इसका मेन है यानी कि या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा और प्रोटीन होगा, ये मतलब यहाँ अंदर छोड़ देगा और उसके बाद नया ये सब बनाना शुरू कर देगा। और ये जो नया सब बन जाएगा देन ये हमारे इन्फेक्ट यानी कि अदर बॉडी सेल्स को इन्फेक्ट करके नए नए इस तरह के वायरस हमारे बनते रहते हैं और इसीलिए ये हमारा डेंजर होता है। अब अगर ये वायरस मान लो पहुंच जाता है बॉडी में तो क्या क्या नुकसान करेगा? ये हमारे ऑर्गन को डैमेज कर सकता है, जैसे हमारे लंग्स को पूरा डैमेज कर देगा, लीवर को डैमेज कर देगा, ब्रेन को डैमेज कर देगा। इसीलिए ये खतरनाक होते हैं क्योंकि ये पूरा डैमेज करते हैं। जैसे हमारा जो कोविड-19 था, जो कोरोना वाला था, ये वाला जो था ये क्या करा था, ये हमारे लंग्स को डैमेज करा था। इसीलिए हमें सांस लेने में दिक्कत थी और इसीलिए हमें ऑक्सीजन की बाहर से जरूरत थी क्योंकि हमारी बॉडी के जो एल्वलाई है वो ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा डिमांड थी। देन ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह है उनको कॉज कर सकते हैं। देन क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे HIV वगैरह, ये भी हमें इस वायरस की वजह से होती है और अगर एक बार ये वायरस हो गया तो जिंदगी भर नहीं जाता, बस दुआ मांगो कि कब खत्म होगी, यही सारी कहानी चलती है। देन इम्यून सिस्टम वीकनेस यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है और इसके अलावा ये मल्टीपल ऑर्गन क्योंकि स्प्रेड तो बहुत जल्दी होता है, अगर एक जगह तो पूरी बॉडी में बहुत जल्दी हमारा फैल जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा वायरल इन्फेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि कौन कौन से हमारे एंटीवायरल ड्रग है जो इनको ट्रीट करेंगे। अब जैसे मैंने आपको 2-3 टाइप बताए थे, इन्हीं टाइप के बेस पे हम यहाँ पे ड्रग को क्लासीफाई कर सकते हैं। और भी बहुत होते हैं, हम बस 2-3 देख लेते हैं क्योंकि मेन हमें 2 ड्रग के बारे में बात करनी है। पहले हमारे आते हैं एंटी हर्पीज वायरस। अब देखो ये क्या करते हैं, जो हमारा हर्पीज वायरस होता है उस पर इन्फेक्शन में हमको करेंगे उसको मारने का। कैसे? तो ये डीएनए वायरस होते हैं और ये क्या होते हैं, एक तरह से मान लो कि कभी खत्म नहीं होते हैं, हमारे नर्व्स वगैरह इन सब में सो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो दर्दनाक छाले यानी कि एकदम छाले वगैरह कॉज हो जाते हैं, हमारे नर्व पेन यानी कि दिमाग में बहुत ज्यादा दर्द होता है और ब्रेन स्वेलिंग हमारे दिमाग में सूजन हो जाती है। तो ये इतना डेंजर, आप सोच रहे हो एक सिंपल था कितना डैमेज है। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे ड्रग आते हैं एसाइक्लोविर हो गया, देन बेकासाइक्लोविर हो गया, देन यहाँ फैमिली साइक्लोविर हो गया। अब जो एसाइक्लोविर है इनको यहाँ पे डीएनए वायरस इनहिबिटर बोल देते हैं क्योंकि एक बार जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो ऐसे आ गया था कि आपको डीएनए वायरस इनहिबिटर्स के बारे में लिखना है। तो जो आपका एसाइक्लोविर है वही तो वायरस को, जो हमारा डीएनए उसको इनहिबिट कर रहा है और डीएनए क्योंकि हर्पीज के बाद डीएनए हो रहा है तो यही तो हमारे एंटी हर्पीज वायरस ड्रग हो जाएंगे क्योंकि जो डीएनए को मारेंगे तो डीएनए को मारने के रोकने वाले हमारे कौन से हो जाते हैं, एसाइक्लोविर यानी कि एंटी हर्पीज वायरस ड्रग हो गया। देन हमारा आता है एंटीइन्फ्लुएंजा, तो ये हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस को ट्रीट करेंगे और इसमें हमारा मोस्टली आरएनए वाला होता है। तो ये आरएनए से पहले डीएनए बनाएंगे, देन डीएनए से नए नए आरएनए बनकर नए नए अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। अब ये क्या करता है, जो मोस्टली बॉडी में कोल्ड हो जाता है, ठंड लगती है, निमोनिया वगैरह होता है, वो इसी इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। इसमें हमारे एग्जांपल जैसे हमारा ओसेल्टामिविर हो गया, फिर ज़ैनामिविर हो गया या हमारा एमेंटाडीन हो गया। देन हमारे यहाँ पे थर्ड क्लास आती है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। अब देखो जो रेट्रो वायरस है इसकी मैंने कहानी ऑलरेडी बता दी है कि जो रेट्रो वायरस हमारा रिवर्स के लिए है, यानी कि ये हमारे स्पेशल टाइप के वायरस होते हैं जिनके पास स्टार्टिंग में आरएनए होता है लेकिन ये बाद में क्या करते हैं, डीएनए बनाते हैं। अब नॉर्मल डीएनए से आरएनए बनता है लेकिन ये आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो एंजाइम लगता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और रिवर्स प्रोसेस हो रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा रेट्रो वायरस कहलाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है HIV जो हमारी इम्यूनिटी को पूरा खोखला करके बंदे को खत्म कर देता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया इस वायरस का। अब इसको एंटी HIV भी बोलते हैं। अब इसमें हमारा आता है जीडोविडिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग हो गया। देन हमारा लेमिविडिन हो गया, या हमारा नेबिरेपिन हो गया। देन हमारे यहाँ पे लास्ट आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग। अब ये क्या होता है, जो मल्टीपल वायरस होते हैं ना उनके अगेंस्ट में काम करेगा, यानी कि ये नहीं कोई स्पेसिफिक काम करेगा, मल्टीपल वायरस को मार सकता है। जैसे हमारा रिबाविरिन हो गया या इंटरफेरेंस हो गया, ये आपने इंटरफेरेंस सुना होगा। तो ये हो गया हमारे 4 टाइप के एंटीवायरल ड्रग। अब बस हमको एक एक करके इन 2 के बारे में बात करनी है, बाकी को हम और अच्छे से बात करेंगे। पहला हमारे यहाँ पे आता है एसाइक्लोविर। अब देखो एसाइक्लोविर हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीवायरल ड्रग है जो मेनली हमारे जो हर्पीज वायरस होते हैं ना उनको ट्रीट करने में हेल्प करता है, यानी कि ये, और ये मेनली हमारे ब्रेन और इन सब में और जेनाइटल वगैरह पार्ट में बहुत ज्यादा इफेक्ट मारते हैं। अब ये इफेक्ट किसके खिलाफ अच्छा काम करते हैं, जो हमारे एसाइक्लोविर है। पहला तो हमारा हो गया हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, यानी कि ये आपको दिख रहा होगा। देन सेकंड हमारा होता है यहाँ पे वेरिसेला जोस्टर वायरस, यानी कि ये जो आपको दिख रहा होगा इसके खिलाफ ये हमारा अच्छा काम करता है। अब देखो हर्पीज जो है ये तो मैंने
आपको बता दिया कि हर्पीस वाला क्या करता है, जो हमारे दर्दनाक छाले वगैरह हो गए या नर्व वगैरह, दिमाग में दर्द वगैरह, और ये ऐसे काम करता है। लेकिन जो ये वेरिसेला है ना, ये जो चिकन पॉक्स आपने सुना होगा, जो गांव वगैरह मोस्टली बोलता है कि माता आ गई है, तो ये जो होता है ना, जो चिकन पॉक्स वाला है, वो हमें इसी वायरस की वजह से होता है। यानी कि जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है, इसकी वजह से वो चिकन पॉक्स छोटे छोटे पूरी बॉडी पे दाने दाने निकल आते हैं, वो इनकी वजह से हमें देखने को मिलता है। अब ये हमारा एक सिलेक्टिव ड्रग होता है, यानी कि जो एसाइक्लोविर है, ये क्या करता है, मेनली वायरस इन्फेक्टेड सेल को, यानी कि जो जिन सेल में वायरस प्रेजेंट है उन्हीं को जाके मारेगा, यानी कि हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल पे काम नहीं करता है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एक एंजाइम हमारा होता है, जो मैंने आपको बताया कि वायरस पॉलीमरेज को जाके मारेगा, और ये हमारा कहां प्रेजेंट होगा, जिन सेल यानी कि ह्यूमन सेल के जिसके अंदर हमारा वायरस घुस चुका है, उनमें ही तो ये एंजाइम प्रेजेंट होगा, और उनमें ही तो ये डीएनए हमारा रेप्लिकेट करेगा, तो ये उन्हीं सेल को जाके मारेगा, तो बाकियों में नुकसान नहीं होता। तो ये थोड़ा सिलेक्टिव एक तरह से हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं ग्वेनिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, यानी कि जो ग्वेनिन का स्ट्रक्चर होता है कुछ उस तरह का ये होगा। ये पूरा बना के आ जाना। अब बात करते हैं कि ये पूरा काम कैसे करता है। देखो, ये जो हमारा एसाइक्लोविर है, ये एक प्रोड्रग होता है, यानी कि नॉर्मल जब बॉडी में जाता है तो ये एक्टिव नहीं होता। तो ये एक्टिव कैसे होता है, तो देखो ये मान लो ब्लैक कलर पूरा दिख रहा होगा, ये हमारा वायरस है, एक रफ डायग्राम है। तो ये एसाइक्लोविर क्या करेगा, एंटर करेगा हमारे वायरस के अंदर में, और जब वायरस में एंटर करेगा तो एंटर करने के बाद वहां पे एक एंजाइम होता है वायरस का, यानी कि जो हमारा वायरस है उसका एंजाइम होता है थायमिडीन काइनेज, जिसको शॉर्ट में टी के एंजाइम बोल देते हैं। तो ये थायमिडीन काइनेज एंजाइम क्या करेगा कि जो मेरा एसाइक्लोविर गया इसको एक्टिवेट करेगा, यानी कि पहले एक्टिवेट नहीं था, अब एक्टिवेट करेगा। और कैसे करेगा, तो एसाइक्लोविर में पहले एक फॉस्फेट जोड़ेगा मोनोफॉस्फेट, फिर दूसरा जोड़ेगा डाइफॉस्फेट, फिर तीसरा जोड़ेगा एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट, और ये जो हमारा बन जाता है एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट, ये हमारा मेन एक्टिव फॉर्म होता है हमारे एसाइक्लोविर का। यानी कि अब ये हमारा मोनो में जाएगा, फिर कन्वर्ट होते होते हमारा ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा मेन एक्टिव फॉर्म होता है। और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, अब क्या करेगा, तो ये इनहिबिट करता है, यानी कि ये जो कन्वर्ट होगा ये इनहिबिट करेगा हमारा एंजाइम किसको, डीएनए पॉलीमरेज को। और डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या था कि ये जो ये हमारा वायरस था जो हमारी बॉडी में चला गया था, ये रेप्लिकेट कर रहा था, और रेप्लिकेट करने के लिए यानी कि डीएनए को और डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए था, एक एंजाइम चाहिए था, जिसका नाम क्या था, वायरल पॉलीमरेज, यानी कि ये एंजाइम चाहिए था। तो ये एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट क्या करेगा, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। और इससे क्या होगा कि मान लो ये हमारा एक डीएनए था, ये दो में कन्वर्ट हो रहा था, तो ये जो डीएनए था ये कन्वर्जन हमारा रुक जाएगा। और जब ये कन्वर्जन रुक जाएगा तो इससे क्या होगा, हमारा वायरस डीएनए मतलब वो नहीं करेगा, और जब वायरस रेप्लिकेट ही नहीं करेगा तो वायरस का खुद का अस्तित्व है ही नहीं। वायरस तो इसीलिए खतरनाक है ना कि वो रेप्लिकेट करता है, जब रेप्लिकेट ही नहीं करेगा तो बाकी का हमारी बॉडी कर देगी और उसको बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो इस तरह करता है। दूसरा काम क्या करता है कि अब जो हमारा वायरल का डीएनए है, यानी कि एक तो पॉलीमरेज को इनहिबिट कर दिया तो रेप्लिकेशन रुक गया, फिर जो हमारा ये वायरल का डीएनए है ना, इसके बीच में ये इंप्लीमेंट यानी कि इनकॉर्पोरेट होता है, और इससे क्या करेगा, अब जो ये हमारा वायरस को तोड़ देगा, और तोड़ के इस चेन को तोड़ेगा, और तोड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉज चेन टर्मिनेशन, यानी कि यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस भी रुक गई और चेन भी हमारी टूटने लग गई। तो ओवरऑल क्या होगा, हमारा वायरस का जो रेप्लिकेशन है वो रुक जाएगा। और मैंने आपको पहले ही पेज में स्टार्टिंग में क्या बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इन वायरस के लिए कि ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि रेप्लिकेशन मेन होता है। तो ये जो ड्रग है ये रेप्लिकेट को इनहिबिट कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे, हमारे इसको इनहिबिट कर देंगे, और इस तरह जो एसाइक्लोविर अपना रोल प्ले करेगा। चाहे आप ये बना के आ जाना, चाहे आप एक बना के आ जाना, कोई भी एक बना के आप आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेप्लिकेशन सिंथेसिस रुक गई डीएनए की, तो वायरस की हमारी रेप्लिकेशन और ग्रोथ रुक जाएगी, तो इससे हमारा वायरस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इसकी सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं कि हमारा एसाइक्लोविर बनता कैसे है। तो एक हमारे ग्वेनिन डेरिवेटिव होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एसाइक्लिक साइड चेन है उसमें, यानी कि ये देख लो ये हमने ग्वेनिन ले लिया, जो मैंने बोला कि ग्वेनिन का एक तरह से वो है, यानी कि इधर देखो कि ये पार्ट सेम है और इसमें थोड़ा सा हमारा अंतर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने शॉर्ट में किया, आपको एक बार इससे करानी है, एक बार इससे करानी है, आपका ये बनेगा। देखो ये सेम है, ये आपका सेम है, बस क्या होगा, जो H है ये हटेगा और H के यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या, CH2, यानी कि CH2 जुड़ेगा, ये Cl और HCl हट जाएगा तो CH2 जुड़ा, फिर यहाँ पे O लग गया, फिर हमारा CH2, फिर CH2, और यहाँ पे ये O है, फिर यहाँ पे C11O है, और यहाँ पे CH5 यानी कि हमारी रिंग है यहाँ पे। तो ये पूरा बन के हमारे यहाँ तैयार हो जाता है। तो अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ में। अब देखो यहाँ पे क्लियर समझो क्या होता है, एक Na होता है, एक OH होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो Na है वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ से इसको कट, यहाँ से। तो अब देखो ये क्या है, हमारा बेंजीन C6H5 है, उसके बाद ये क्या है, CO है, ठीक है, ये क्या है, एक O है, और ये क्या हमारा Na है। तो यहाँ पे ये पूरा फंडा हमारा बाहर निकल जाता है, यानी कि ये पूरी बेंजीन की रिंग हो गई, C6H5 फिर COO और Na, ये बाहर निकल जाता है। बचा हुआ क्या OH है, ये OH क्या करेगा, यहाँ पे जाके बाइंड करेगा इसकी जगह। तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो ये एज इट इज है, ये एज इट इज है, और यहाँ पे CH2 है, O है, CH2 है, CH2 है, और यहाँ पे क्या था, ये पूरा हट गया था, और ये जो OH था हमारा NaOH का, ये OH हमारा यहाँ जाके जुड़ जाता है, और इस तरह ये पूरा कंपाउंड हमारे यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो आई होप अब आपको जो है एसाइक्लोविर की सिंथेसिस यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब अगर इसके यूजेस के बारे में बात करें तो जो हर्पीस सिंप्लेक्स इन्फेक्शन है, जो हमें हर्पीस की वजह से होता है, और ये मोस्टली जो ओरल और जेनाइटल हर्ब्स है इनमें देखने को मिलता है, उसको ट्रीट करता है। यानी जो बेरिसोल है, यानी कि जो चिकन पॉक्स वाला होता है, ये और ये इन दोनों में ट्रीट करेगा। तो इससे हमारे जो ब्रेन, ओरल, जेनाइटल, इन सब में जो होता है उनमें ट्रीट करेगा, और इससे चिकन पॉक्स ठीक करेगा। और जो हर्पीस जोस्टर है, ये जो सिंगुलर
इसमें ठीक करेगा। फिर ये हमारे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं ना, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी होती है, उनमें इस्तेमाल करेंगे। और जो आई इन्फेक्शन है, जिसमें हर्पीज वायरस से होती है, उनमें ट्रीट करेंगे। यानी कि देखो मोस्टली क्या है, हमने ये जान लिया कि जो एसाइक्लोवीर है ये हमारे दो, यानी कि हमारे इस चिकन पॉक्स वाले, यानी कि इसमें वेरिजेला में और इधर हमारा हर्पीज, इन दोनों में काम करता है। तो इनसे जो भी हमारा वायरस का इन्फेक्शन होगा उन समय ये हमें ठीक करेगा। देन हमारे यहाँ पे सेकंड ड्रग आता है जीडोविडिन। अब इसको हम AZT बोलते हैं, यानी कि एजिड और थाइमिडीन बोल देते हैं। अब ये भी हमारे एक एंटी रेट्रोवायरल होता है। अब देखो रेट्रोवायरल का मैंने फंडा आपको समझा दिया था कि इसमें क्या होता है कि RNA वाले ये वायरस होते हैं और ये RNA से DNA बनाते हैं, ये क्लियर है। और ये बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा होता है हमारा HIV वाला। तो ये हमारा NRTI वाली क्लास में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। यानी कि यहाँ पे क्या कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो रहा है, ये एक एंजाइम है, इसको इनहिबिट करेगा। अब ये वन ऑफ द फर्स्ट ड्रग है जो HIV थेरेपी में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी किसी को HIV होता है तो देखो HIV पूरा जड़ से ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पे देखो एक बात अगर मैंने कहीं लिखी होगी तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये नेवर एंडिंग हमारे होते हैं, कि ये भाई खत्म नहीं होते हैं, बस हमारे चलते रहते हैं चलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये चलते रहते हैं, इसकी थेरेपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये थाइमिडीन न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है, जैसे हमारा वो था वैसे ये हमारा होता है, पूरा देख सकते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा हमारा चेंज है। अब ये कैसे काम करता है मैकेनिज्म देखते हैं। तो जीडोविडिन जो हमारा है ना, जीडोविडिन है, ये भी एक हमारा प्रोड्रग होता है। यानी कि ये भी क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ कि वायरस के पूरा अंदर आएगा और अंदर आने के बाद क्या करता है, मैं यहाँ पे देखो ये मान लो हमारा पूरा वायरस है, तो वायरस के अंदर आएगा। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो हमारा वायरल का RNA है, जैसे मैंने देखा ये RNA है, तो RNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या हो रहा था, वायरल DNA में कन्वर्ट हो रहा था। यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से वायरल DNA में कन्वर्ट हो रहा था और पूरी प्रोसेस को हम, सॉरी दोस्तों लाइट चलेगी, मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो हमारा RNA है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है हमारे DNA वाले केस में। ठीक है, अब ये DNA क्या करेगा, अगेन RNA बनाएगा, इससे हमारी प्रोटीन ग्रोथ होगी और नए नए हमारे जो वायरस हैं और रेट्रोवायरस यहाँ पे बनकर तैयार होते हैं। इस तरह काम करेगा। तो जीडोविडिन क्या करता है, वो पहले जाएगा और वो भी हमारी ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और कैसे होता है आपको एंजाइम पता है, TK थाइमेज, यानी कि जो हमारा ये वाला एंजाइम यहाँ पे लगा होता है TK एंजाइम, इसी से हमारा हो जाता है ये पूरा पूरा एक्टिवेट हो गया। अब उसके बाद क्या करेगा, ये जाएगा, यानी कि मान लो जीडोविडिन आ गया और ये इस एंजाइम यानी कि ट्रांसक्रिप्टेज वाले एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देगा। और इससे इनहिबिट होकर क्या होगा कि अब जो हमारा वायरल RNA है वो हमारा DNA में कन्वर्ट नहीं होगा। और जब कन्वर्ट नहीं होगा तो इससे क्या फायदा होगा कि हमारी यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। और जब ग्रोथ नहीं होगी तो भाई कोई यहाँ पे काम हो ही नहीं पाएगा। दूसरा काम क्या करता है, ये जो हमारा वायरल का DNA यहाँ पे मान लो प्रेजेंट होगा, ये तो उसका हो गया, उनमें जाके भी इनहिबिट करेगा, यानी कि बाइंड हो जाएगा। तो ये चेन टर्मिनेशन कॉज करेगा और DNA का एलोंगेशन नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा वायरल DNA बनना था उसका फॉर्मेशन यहाँ पे रुक जाता है। इससे हमारा क्या होता है कि ये HIV की रेप्लिकेशन हमारी रुक जाती है, HIV की या जो हमारे रेट्रोवायरस होते हैं उनकी। यानी कि ओवरऑल हमको क्या समझ आ रहा है कि एक तो ये इस एंजाइम को जाके भी ब्लॉक कर देगा, तो इससे हमारा ये वायरल RNA से DNA नहीं बनेगा। और अगर बाई चांस मान लो थोड़ा DNA कुछ प्रेजेंट भी है तो ये DNA की चेन टर्मिनेशन, यानी कि DNA में इसमें इनकॉर्पोरेट यानी कि मिक्स हो जाएगा, मिक्स होकर इसकी टर्मिनेशन को रोक देगा, यानी कि जो लंबी होती है इसको रोक देगा और रोक के क्या करेगा, वायरल DNA को बनने को भी रोक देगा और इससे हमारे HIV की रेप्लिकेशन भी रुकती है। तो इस दो तरीकों से हमारा जीडोविडिन भी अपना काम करेगा। यानी कि मेन वही है कि जैसे मैंने आपको बताया कि DNA वाला हमारे DNA पॉलीमरेज को रोकेगा और RNA वाला हमारे ट्रांसक्रिप्टेज वाले एंजाइम को रोकेगा और इस तरह ये पूरी इनकी रेप्लिकेशन को रोकते हैं। तो ये था पूरा फंडा। बाकी यूजेज देखा जाए तो ये हमारे HIV इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा। देन जो कॉम्बिनेशन थेरेपी एक हमारी होती है HAART, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक तरह से जो हमारी एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी होती है ना उसमें इस्तेमाल करते हैं और ये हाई इफेक्टिव मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव हमारी पूरी थेरेपी होती है। और अगर हम इसको नाम देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी। यानी कि जो हमारे एंटी रेट्रोवायरस ड्रग होते हैं ना उनकी ये हाईली एक्टिव थेरेपी है, यानी कि कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं और भी एक दो ड्रग दे सकते हैं तब इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो ड्रग है हमारे कब इस्तेमाल करेंगे, मान लो किसी मदर को है और वो चाइल्ड में ट्रांसमिट ना होता है HIV वायरस, उस केस में भी हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे ट्रांसमिशन हमारी रोकी जा सके। तो ये था हमारा पूरा जीडोविडिन के बारे में। अब देखो ये स्टार ड्रग नहीं था लेकिन आता है एक आध बार, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, क्योंकि कभी आए तो आप इसको करके आ जाना, ये बना के आ जाओगे तब भी चल पड़ेगा, ये लिख के आ जाना। तो इसकी सिंथेसिस आपको नहीं पढ़नी है। तो ये हो गए हमारे मेन, यानी कि जो हमारे यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग एजेंट थे उनके मेन एंटीवायरल एजेंट क्या होते हैं। देन इसमें एसाइक्लोवीर हो गया और हमारा जीडोविडिन हो गया। अब देखो जो हमारा सिलेबस था ना उसमें ढेर सारे हमारे ड्रग्स दिए हुए जो इसमें काम आते हैं। या देखो एक हमारा ये मेन हो गया, मैंने समझा दिया, फिर ये भी हो गया हमने समझा दिया, इसके बाद ढेर सारे हमारे ड्रग्स आते हैं। तो हम इनको ना जल्दी जल्दी शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला अगर कभी आएगा तो आपको मिल जाएगा और नोट्स के अंदर आपको सबका मिल ही जाता है। तो यहाँ पे हमारा अदर
यानी कि जो बाकी के इनके अलावा आता है उनके बारे में बात करते हैं। पहला आता है हमारा एमेंटिडिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये एंटीवायरल ड्रग होता है जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस के खिलाफ काम करेगा। अब ये कैसे काम करता है, तो ये M2 आयन चैनल को प्रोटीन को ब्लॉक कर देगा, इससे जो वायरल है वो अनकोड नहीं कर पाता है। अब देखो यहाँ पे क्या कि जैसे मान लो ये यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ये एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद यहाँ आके वो अंदर का कंटेंट अपना निकालता है और ये पूरी अपनी कोड अनकोड करता है, तभी तो अंदर का मैटेरियल निकाले जो मैंने बोला अनकोड करता है। तो इस अनकोटिंग को प्रिवेंट कर देता है हमारा कौन सा एमेंटिडिन, इस अनकोटिंग को प्रिवेंट करेगा, इस तरह काम करेगा और इससे हमारी वायरल एप्लीकेशन, क्योंकि जब तक जो वायरस है वो अपना अंदर का कंटेंट ही यहाँ पे छोड़ नहीं पाएगा डीएनए या आरएनए, तब तक वो रेप्लिकेट तो कर ही नहीं सकता। तो ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस में हेल्प करता है और पार्किंसन डिजीज में हेल्प करता है। सेकंड हमारा आता है रिमेंटिडिन। ये भी हमारा एमेंटिडिन की तरह हेल्पफुल होता है, जैसे ये काम करता है, बस ये ज्यादा टॉलरेबिलिटी कॉज करता है, मतलब बेटर टॉलरेबिलिटी है, यानी कि अच्छा काम करेगा। ये भी M2 आयन चैनल को ब्लॉक करेगा, सेम काम करता है, इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन में ये हेल्पफुल है। थर्ड हमारे यहाँ पे आता है आइडोज्यूरिडेन। अब ये हमारा न्यूक्लियोसाइड का एनालॉग होता है जो हर्पीज इन्फेक्शन में हेल्प करेगा, यानी कि जो टॉपिकल आई इन्फेक्शन वगैरह उसमें हेल्प करेगा। तो ये करता है क्या, ये वायरल डीएनए में इनकॉर्पोरेट होगा और जो फॉल्टी डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, इससे डीएनए खराब तो भाई रेप्लिकेशन रुक जाएगा और ड्रग वायरस हमारा मर जाएगा। ये जो हर्पीज केराटाइटिस होता है, यानी कि जो आई इन्फेक्शन होता है ना केराटिन, उसमें हमारी हेल्प करता है। देन हमारा आता है ट्राइफ्लोराइड। ये हमारे एक और न्यूक्लियोटाइड एनालॉग होता है जो हर्पीज इन्फेक्शन में हेल्प करेगा। अब ये स्ट्रक्चर आप देखते जाना जो साइड में, और नोट्स में आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको kevalpharma.in के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब ये भी हमारा वायरल के अंदर, यानी कि जैसे ये काम करता है सेम काम करेगा, डीएनए डैमेज करेगा और हर्पीज आई इन्फेक्शन में हेल्पफुल है। फिर हमारे यहाँ पे आता है गैंकीक्लोविर। ये हमारा एसाइक्लोविर की तरह सेम होता है, बस ये मेनली हमारा CMW इन्फेक्शन में हेल्पफुल होता है। अब देखो ये जो हमारा होता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, साइटोमेगालोवायरस होता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये हमारी बॉडी में लाइफ लॉन्ग ऐसे ही पड़ा रहता है, लेटेंट कंडीशन में, यानी छुपा हुआ, और जैसे ही कुछ इसको वो मिलता है एक्टिव होकर बॉडी में नुकसान पहुंचाता है, तो उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा ये गैंकीक्लोविर है और ये एसाइक्लोविर की तरह ही लगभग सारे काम करेगा, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज को रोकेगा और डीएनए चेन टर्मिनेशन को करता है। एग्जाम्पल हमारे जैसे साइटोमेगालोविर जो मैंने बताया कि CMV इन्फेक्शन में हमारी हेल्प करता है, ठीक है, और ये लाइफ लॉन्ग के लिए हमारा एक तरह से लेटेंट कंडीशन में पहुंच जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे डिडेनोसिन। अब देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड बर्थ ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी न्यूक्लियोसाइड के अंदर में, यानी कि रेट्रोवायरस में, इसको यहाँ पे ये रोकता है, यही इसका मेन यहाँ पे काम होता है। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब ये क्या करेगा, वही डीएनए चेन टर्मिनेशन भी करेगा और रिवर्स, जैसे हमारा जीडोविडिन काम कर रहा था वैसे, और जितने भी ये वाले होते हैं जो रिवर्स वाले होंगे, ये HIV इन्फेक्शन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। देन हमारे यहाँ पे आता है जेल्सिटाबिन। अब ये भी हमारे एक NRTI होता है, यानी कि वही एंटी रेट्रो वाला पूरा काम करेगा और ये रिवर्स टाइम को ब्लॉक करेगा, सेम काम है। फिर हमारा आता है लेमिविडिन। ये भी हमारे एक NRTI, यानी कि वही सेम काम करेगा और ये हेपेटाइटिस B वायरस के खिलाफ काफी अच्छा काम करेगा। बाकी सब सेम है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा, डीएनए सिंथेसिस को रोकता है और HIV इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस B में हेल्पफुल रहता है। देन हमारा आता है लोविरेटाइड। ये नॉन न्यूक्लियोटाइड RT इनहिबिटर्स होता है, यानी कि ये भी क्या करेगा, डायरेक्टली इनहिबिट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को और वायरल डीएनए को भी रोकेगा, HIV इन्फेक्शन में हेल्पफुल है। देन ये हमारा NNRTI यूज होता है HIV थेरेपी के अंदर में। इसका मतलब ही वही है हमारा कि हमारे जो HIV-1 इन्फेक्शन है उनमें ये राहत देता है, वही सेम काम है। बाकी चलो अब आपको कमेंट सेक्शन में इसकी फुल फॉर्म बतानी है, देखते हुए कितने लोग इसकी फुल फॉर्म पता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। देन यहाँ पे आता है हमारा ब्रॉड जो रिवाबिरिन है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एंटीवायरल ड्रग है। अब देखो यार इतने सारे ड्रग हैं ना, आप इनको पढ़ने वाले हो, बस ये है कि आप बोलते हैं कुछ बच्चे कि सर आप सिलेबस को छोड़ रहे हो इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, तो ना तो आप ये सब याद, क्योंकि मेन वही है ना कि एंटीवायरल जो है वो इतना बड़ा, यहाँ पे देखो कितने सारे ड्रग है, तो अगर आप इनमें से सिर्फ ये कर लोगे ना, एसाइक्लोविर, सिंथेसिस, ये सब कर लोगे, अरेका, ये सब कर लोगे, तब भी आप थोड़ा करके आ सकते हो। और बाकी तो जो मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी ये आपको याद रखने वाली है कि ये डीएनए, ये आरएनए, ये हर्पेस, ये रेट्रो, हर्पेस इन्फ्लुएंजा, हर्पेस चिकन वायरस कैसे क्या करता है, ये सब चीज़ आपको समझ आएगा, चिकन पॉक्स वाला की चिकन वायरस, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे ये सारी कहानी क्लियर है, आप देख लेना। देन हमारे यहाँ पे ये सिक्वानावीर आता है, ये प्रोटीएज इनहिबिटर है। देखो प्रोटीएज क्या करता है, ये प्रोटीएज हमारे जैसे डीएनए ये वायरस हुआ तो इसको कट करके 2 फ्रेगमेंट निकालेगा और इसके बाद ये आगे जा देंगे तो उसको इनहिबिट कर देगा, तो हमारा डीएनए आगे रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, यही है, यानी कि प्रोटीएज एंजाइम को जाकर ये इनहिबिट कर देगा, तो मैच्योरेशन वगैरह भी रुक जाती है। देन हमारा इंडिनावीर है, ये प्रोटीन सेम हमारा है जो ऊपर वाला था, और ये जो है ये भी हमारा सेम ही काम करता है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे इन ड्रग्स के बारे में, यानी कि एंटी वायरल ड्रग्स के बारे में। आई होप आपको ये सारी की सारी कहानी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो कैसी लगी भी कमेंट करके जरूर बताना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, लंबी भी हो गई, तो आप लोग बताना। और यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए ये आते हैं, देखो ये होमवर्क है तो आपको कमेंट करके बताने जरूर है। सबसे पहले ये है कि आपको डिफाइन करना है कि एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स क्या होते हैं, देन यूटीआई ड्रग्स क्या होते हैं, देन एंटीवायरल ड्रग क्या होते हैं, ये हो गया। देन ये जो यूटीआई है इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट करके बतानी है। अब इसके बाद आते हैं कुछ और रीजन, जैसे हमारे जो यूटीआई है ये कॉमन होता है वुमेन्स के अंदर में, तो आखिर क्यों होता है। इसके अलावा जो ये टीबी है इसकी फुल फॉर्म क्या है, यानी कि कैसे जानोगे, और टीबी किस बैक्टीरिया की वजह से होता है
होता है वो आपको मेन बताना है, और वो जो बैक्टीरिया हमारा ना वो आखिर इतना डेंजर क्यों है, यानी कि जो बढ़ता क्यों रहता है, यानी कि जो मैक्रोफेज में जाके होता था वो बताना है। और देन ये जो रेट्रो वायरस है, इस रेट्रो का मतलब क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है कि रेट्रो वर्ड क्यों दिया जा रहा है। तो ये हो गया, बाकी रेट्रो वायरस के एग्जाम्पल भी आपको एक आध कमेंट करके बताने हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा होमवर्क, यानी कि ये आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, आंसर लिख के बताना है। और आपके जो बाकी, यानी कि अब आपका मेडिकैम थर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आपकी जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये कंप्लीट हो गई, पहली दूसरी पहली हो गई थी। तो जो चौथी पांचवी यूनिट है ये आपकी केवल फार्मा ऐप के अंदर अपलोड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो सारा कुछ पीडीएफ के साथ में, और पांचों यूनिट आपकी वहां पे कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। अब मिलता हूं मैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा किसी और सब्जेक्ट या इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं थैंक यू, टेक केयर, आप सब लोग अपना भी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक करके शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना, आप ही का चैनल है। जय हिंद दोस्तों।